मगर जब मेरी माँ की सबसे करीबी दोस्त गालों पर गहरी लाली लिए मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आईं, अगले ही पल मैंने उन्हें धक्का देकर सीधे मेरे सबसे बड़े दुश्मन के कमरे में भेज दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने पिछले जन्म में मैं अपनी माँ की उस बेहद खूबसूरत सहेली पर बुरी तरह लट्टू था। उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी रखी थी और नशे में मुझे खींचकर अपने बेडरूम में ले गई थी। अगले दिन जब हम रंगे हाथों पकड़े गए तो हमारी शादी वाले दिन ही मुझे जबरन उनसे शादी करनी पड़ी। उसके बचपन के प्रेमी का दिल टूट गया और एक बेकाबू कार की टक्कर से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वह मौके पर ही दम तोड़ गया। आखिरी सांस लेने से ठीक पहले उसने मिकाई को एक आखिरी मैसेज भेजा, अगले जन्म में हम साथ होंगे। उस पल के बाद से मुझे लगा मानो मिकाई एक पूरी तरह अजनबी इंसान बन गई हो। उसने बड़े ठंडे अंदाज में फेंगयुआन का अंतिम संस्कार संभाला, पत्थर दिल होकर मुझसे शादी की और साफ कह दिया कि उसे अभी बच्चे नहीं चाहिए। जब मेरा एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ और मैं ऑपरेशन टेबल पर आखिरी सांसें गिन रहा था, तब डॉक्टर ने उसे फोन किया तो उसने बस इतना कहा, उसके मरते ही मुझे बता देना। उस पल कड़वा सच मेरे सामने आ गया। मिकाई मुझसे नफरत करती थी, वह मुझसे शादी करने से चिढ़ती थी और फेंगयुआन की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार मानती थी। जैसे ही उस सर्जिकल बेड पर मेरी जान निकली, पुरानी यादें बिजली की तरह मेरे पूरे वजूद में दौड़ गईं। जब मैंने आखिर में अपनी आंखें खोली तो मैं सचमुच उसी कॉकटेल पार्टी वाली रात में वापस आ चुका था। इस वक्त मिकाई का होश धीरे धीरे धुंधला होने लगा था। बिना एक पल की देरी के मैंने अपने बैग से फोन निकाला और फौरन फेंगयुआन का नंबर डायल कर दिया। 10 मिनट बाद फेंगयुआन घबराहट में दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। मैं जानता हूं तुम और मिकाई एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हो, बस तुम्हें इजहार करने का मौका नहीं मिला। वह नशे में धुत है, उसे तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। यह अपनी भावनाएं जाहिर करने का सबसे सही मौका है। फेंगयुआन को फोन आने पर ही शक हो गया था, लेकिन मेरी बात में ऐसी पक्की सच्चाई सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे लगा कि कहीं यह कोई गहरी साजिश तो नहीं। तुम और मो, क्या तुम मिकाई के लिए पूरी तरह पागल नहीं हो? उसकी बेपसी का फायदा उठाने के बजाय तुमने मुझे यहां मैचमेकर बनने के लिए बुलाया है? तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो? उसके ये शब्द सुनते ही मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। यह वाकई अजीब विडंबना थी। मिकाई के पीछे मेरी दीवानगी की खबरें पूरे शहर में मशहूर थीं। तब मुझे लगता था कि अपनी मेहनत से मैं उम्र और स्टेटस की खाई को पाट लूंगा। अब समझ आया कि अगर वो मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मेरी कुर्बानी का कोई मोल नहीं। यह सब बस जीवन भर के दुख का एक छोटा रास्ता था। मैंने अपने पिछले जीवन में पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्या एक तरफा प्यार मेरी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। अब मुझे कोई परवाह नहीं, मैं दोबारा उसके लिए कभी महसूस नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द मेरे होठों से निकले, कमरे के अंदर से मिकाई की दबी दबी आवाज आई। फेंगयुआन ने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों की गहराई में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। आखिरकार फेंगयुआन मेरी बातों से कायल हो गया। उसने दांत पीसते हुए मुझसे कहा, तो फिर तुम अब तक यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम इस तमाशे को करीब से देखना चाहते हो? मेरा बदन एक पल के लिए अकड़ गया, फिर मैं उसे अंदर जाने देने के लिए एक तरफ हट गया। जैसे ही फेंगयुआन का हाथ मिकाई के चेहरे को सहलाने के लिए आगे बढ़ा, मैंने बिना किसी झिझक के दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी रूह से ताकत का आखिरी कतरा भी बाहर निकल गया हो। मैं दीवार के सहारे फिसलते हुए नीचे फर्श पर गिर गया। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू छलक पड़े। फिर भी उस दर्द के नीचे मुझे एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। आखिरकार मैं अपने पिछले जीवन की उस त्रासदी से मुक्त हो गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने चेहरे के आंसू पोंछे और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की सुरक्षा की ओर भागा। उस पूरी रात मेरी आंखों में एक पल की भी नींद नहीं आई। तड़के सुबह मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। युमो, क्या तुम विदेश आकर अपनी मां के साथ रहना चाहते हो? सालों पहले जब यून ग्रुप ने विदेश में अपना कारोबार फैलाने का सोचा तो मेरी मां अकेली ही विदेश चली गई। उसे डर था कि वह मुझे पालने के लिए वक्त नहीं निकाल पाएगी। उसने मुझे अपनी छोटी सहेली मिकाई की देखरेख में छोड़ दिया और वह साथ कई सालों तक चला। उस दौरान मुझे उससे बेपना प्यार हो गया। उसके बाद भी जब यून ग्रुप का बिजनेस विदेश में सेटल हो गया और मेरी मां ने मुझे कई बार वापस बुलाने की कोशिश की, मैंने हर बार जिद में मना कर दिया। पर अब मिकाई और फेंगयुआन का मिलन हो चुका है तो अब मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। यह सोचते हुए मैंने गहरी सांस ली। मां, मैं आ रहा हूं, मैं तैयार हूं। मेरी मां को इस अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। फोन के दूसरी तरफ उनकी आवाज खुशी से भर गई। बेटा, आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई। मैं तुम्हें सालों से यही कह रही थी। मिकाई तुम्हारे लिए कभी सही इंसान नहीं थी। एक तरफा जुनून हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। प्यार की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें सही इंसान चुनना होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक मंगेतर ढूंढी है जो तुम्हारे ही सरनेम की है। जब तुम विदेश आओ तो उसके साथ वक्त बिताओ। किसी नए के साथ शुरुआत करना ही हमेशा सही फैसला होता है। मां की बातें सुनकर मेरी सूजी हुई आंखें फिर से भर आईं। पिछले जन्म में उन्होंने मुझसे यही मिन्नत की थी,
पर मैं एक जिद्दी मूर्ख था जिसने किसी की नहीं सुनी और अपनी पूरी जिंदगी एक सपने में गंवा दी। मैंने अपनी हथेली को जोर से दबाया और एक फीकी मुस्कान चेहरे पर लाई। माँ, मैं आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। मैं अभी इमिग्रेशन के कागजात तैयार करवाता हूँ। फोन रखने के बाद मैंने चेहरा साफ किया और दस्तावेज लेकर बाहर निकलने लगा। पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी टक्कर सामने खड़ी महिला से हो गई। वे हॉलवे में थे। मिकाई की गर्दन पर बने निशान मेरी आंखों के सामने चमक उठे। हालांकि मुझे लगा था कि मैं तैयार हूं, पर फिर भी मेरी नजरें खुद ब खुद हट गईं। मिकाई की तेज नजरें इस झिझक को ताड़ गईं और मेरी सूजी हुई लाल आंखों देखकर उसने फौरन गलत मतलब निकाल लिया। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, जिसमें एक सख्त चेतावनी छिपी थी। सुनो युमो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, फेंग युआन और मैं अब साथ हैं। मैं उससे शादी करने जा रही हूं। जब तक तुम मेरे घर में रह रहे हो, तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी। खबरदार जो तुमने दोबारा प्यार के वो बेतुके दावे किए। मैंने सिर झुकाया और ठंडे लहजे में कहा, मैं समझ गया। मेरे जवाब की यह बर्फीली ठंडक मिकाई को अजीब लगी। उसने नीचे देखा और अपने सामने खड़े लड़के को गौर से देखने लगी। जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो मैं उसे सिस्टर मिकाई कहकर मासूमियत से मुस्कुराया करता था, लेकिन बाद में जब मेरी भावनाएं काली पड़ने लगी तो मैंने जिद में उसे वो नाम लेना बंद कर दिया। उसने भौहें सिकोड़ी। वह मुझ पर चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन पीछे से एक मर्द की आवाज गूंजी जिसने इस घुटन भरे माहौल को तोड़ दिया। मिकाई, मैं अपना सारा सामान ले आया हूं। मुझे कौन सा कमरा लेना चाहिए? मिकाई फौरन होश में आई और फेंगयुआन की बाहों में पिघल गई, प्यार से फुसफुसाते हुए, तुम्हें गुनगुनी धूप पसंद है और युमो का कमरा दक्षिण दिशा में है, जहां सबसे ज्यादा रोशनी आती है। मैं उसे कह दूंगी कि वो इसे खाली करके गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाए। अब से वह जगह तुम्हारी है। फेंगयुआन की आंखों में एक चमक सी आई, फिर भी उसने हिचकिचाने का नाटक किया। ओह, यह तो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। युमो के मुकाबले मैं तो इस घर में नया आया हूं। शायद मुझे गेस्ट रूम ही ले लेना चाहिए। उसने नीचे जाने का ढोंग किया और फिर एक बनावटी हैरानी जताते हुए आह भरी। मिकाई ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में खींच लिया। तुम मेरे भविष्य के पति हो, इस घर के असली मालिक। मैं तुम्हें गेस्ट रूम में कैसे रहने दे सकती हूं? लेकिन युमो इतने समय से उस कमरे में रह रहा है। उसे अचानक शिफ्ट होने के लिए कहना, क्या उसे मुश्किल नहीं होगा? यह सुनकर मिकाई ने दरवाजे पर खड़े मुझ पर एक तिरस्कार भरी नजर डाली। इसमें मुश्किल क्या है? उसे अब आदत डाल लेनी चाहिए कि मैं शादी कर रही हूं। उसे आदत डाल लेनी चाहिए कि इस घर में एक असली मालिक है और वह स्वीकार कर ले कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। मेरी पलकें कांपीं और मैंने खुद का मजाक उड़ाते हुए एक मुस्कान दी। एक बाहरी व्यक्ति है ना? हाँ, वह झूठ नहीं बोल रही थी। मैं वाकई यहां सिर्फ एक घुसपैठिया था। मैंने अपने होठों को एक लकीर में कस लिया। मैं अपना सामान पैक करूंगा और तुरंत गेस्ट रूम में चला जाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत जल्द यहां से गायब होने वाला था, मां की बाहों की सुरक्षा में लौटने वाला था और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला था। मैं दोबारा कभी इस जगह पर कदम नहीं रखूंगा। यह घर अब सिर्फ मिकाई और फेंगयुआन का था। अगले कुछ दिनों तक मैं कागजी कार्रवाई के लिए दूतावास जाता रहा, तड़के निकलता और देर रात लौटता, बस मिकाई से किसी भी तरह की मुलाकात से बचने के लिए। लेकिन चाहे मैं उन्हें टालने की कितनी भी कोशिश करता, मुझे फिर भी वो घिनौना प्यार देखना पड़ता जो वह फेंगयुआन पर लुटाती थी। जब फेंगयुआन ने कम भूख की शिकायत की तो उसने घर पर उसके लिए खाना बनाने के लिए एक विश्व स्तरीय रसोईया रखने में ढेर सारे पैसे खर्च कर दिए। जब भी फेंगयुआन को हल्की सी भी बेचैनी महसूस होती तो वह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़कर घर पर उसकी सेवा करने बैठ जाती। जैसे ही फेंगयुआन ने किसी गहने का जिक्र किया, वो 10 मिनट से भी कम समय में उसके सामने हाजिर हो जाता था। मैं खामोशी से यह सब देखता रहा, बिना कोई हंगामा किए या एक शब्द कहे। इमिग्रेशन पेपर्स के प्रोसेस होने तक मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। अपने जरूरी सामान को सूटकेस में रखने के बाद मैंने मिकाई के पुराने लव लेटर्स और उसके स्केच इकट्ठे किए। कमलों के उन चित्रों को जो मैंने मिकाई के लिए बनाए थे, मैंने एक डिब्बे में डाल दिया। इसे कूड़ेदान में फेंकने के इरादे से ले जा रहा था। जैसे ही मैं प्रवेश द्वार पर पहुंचा, मेरी टक्कर वापस लौट रही मिकाई से हो गई। फेंगयुआन के लिए मिठाई खरीदने के बाद मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे वह अदृश्य हो, अपनी नजरें सामने टिकाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। अगले ही पल मेरी कलाई पर एक जोरदार झटका लगा। मिकाई ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। तुम आजकल मुझसे बच रहे हो, है ना? मैंने झुंझलाकर अपनी भौहें सिकोड़ी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिकाई करीब आई और मेरे भावीन चेहरे को अपनी तीखी नजरों से घूरने लगी। झूठ मत बोलो। तुम रोज सुबह जल्दी निकल जाती हो और देर रात लौटती हो और एक बार मुझसे बात तक नहीं करती। अगर इसे नजरअंदाजी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? क्या इसलिए कि अब तुम और फेंगयुआन साथ हो? मैंने घबराकर सिर हिला दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार के साथ देखना नहीं चाहता। एक जूनियर के तौर पर यह जानकर मुझे खुशी ही होती है। मैं दिल से दुआ करता हूं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब तो तुम चैन की सांस ले सकती हो। मैंने आखिरकार यह हकीकत स्वीकार कर ली है कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं भी तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। मैंने पूरी शांति के साथ यह बात कही।
लेकिन मिकाई का चेहरा फौरन गुस्से से लाल हो गया। ये शब्द उसे बेहद चुभ रहे थे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? शायद यह उसके कानों ने सुनी अब तक की सबसे बेतुकी बात थी। मैंने अपने प्यार का इकरार किया था और ठुकराया गया था। फिर भी उसकी बेरुखी के बावजूद मैं रोज उसके पीछे पड़ा रहता था। तो क्या मेरा ध्यान खींचने का यह तुम्हारा नया तरीका है? मिकाई ने मेरे चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया ढूंढते हुए यह पूछा। मुझे हैरान और स्तब्ध देखकर उसे अपनी थ्योरी और भी पक्की लगने लगी। वो और करीब आई, फासला कम किया और उसकी नजरें मेरे हाथों में थामे उस डिब्बे पर जा टिकी। उसका लहजा एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुमने ये सारे प्रेम पत्र लिखे हैं। सालों तक मेरा पीछा करने के बाद तुमने चुपके से मेरे ये सारे पोर्ट्रेट बनाए हैं, और अब तुम अचानक उम्मीद कर रहे हो कि मैं मान लूं कि तुम्हारे जज्बात बस हवा हो गए। मैं उसे एक दर्दनाक खामोशी के साथ देखता रहा। मैं खुद कैसे नहीं समझ पाया कि मैं कितना बेतुका लग रहा हूं। आखिरकार जो लड़का बार बार झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बनाता है, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन ये बेतुकी बातें ही अब मेरी कड़वी हकीकत थीं। आंटी, मैंने सच में एक लंबे अरसे तक आपको चाहा है, पर आप कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगी, इसलिए मैंने हार मान ली है। मैं पूरी तरह पीछे हट रहा हूं। ये आखिरी शब्द मिकाई की आंखों में झांकते हुए कहते हुए मैंने उस डिब्बे का सारा सामान फर्श पर पलट दिया। मैंने उन प्रेम पत्रों और रेखाचित्रों को एक एक करके फाड़ना शुरू कर दिया। बर्फ की तरह गिरते हुए कागज के उन सफेद टुकड़ों के बीच मैंने देखा कि राहत के बदले उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। इसके बजाय उसका चेहरा और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से तन गया। जैसे ही मुझे लगा कि शायद मैंने उसे गलत समझा, मिकाई की आवाज किसी तलवार की तरह गूंजी, नाटक बंद करो, ये खेल खेलना बंद करो, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम चाहे कितनी भी तरस खा लेने वाली हरकतें कर लो, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेंग युआन से ही प्यार करूंगी। उस धमाके वाली मुलाकात के बाद मिकाई और मेरे बीच एक शब्द का भी आदान प्रदान नहीं हुआ। मेरे पास उससे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वह मान बैठी थी कि यह सब बस मेरा ध्यान खींचने का एक जहरीला खेल है, और उसने मुझे कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। यह शीत युद्ध मी परिवार के भव्य भोज तक चलता रहा। अतीत में ऐसी महफिलों में मैं उनका लाडला होता था, उसके माता पिता की दुनिया का केंद्र। मी परिवार मुझ पर प्यार और फिक्र की बारिश कर देता था, और सिर्फ मिकाई ही मुझे उस भीड़ से बचाकर बाहर लाती थी। लेकिन अब मी परिवार की सारी तवज्जो पूरी तरह फेंग युआन पर शिफ्ट हो गई थी। आखिरकार वह मी घराने का होने वाला वारिस जो था, मैं बस एक बाहरी शख्स था, और वे बखूबी जानते थे कि असली ताकत अब किसके हाथ में है। एक ही सुबह में मैंने देख लिया कि मी परिवार फेंग युआन को कितनी अहमियत देता है। मी परिवार का लेजेंडरी जेड पेंडेंट खुद मिसेज मी ने उसके कमर पर बांधा था। जैसे ही उसने घर की दहलीज पार की, जहां तक उस पवित्र जेड की बात है, मैंने तो अपने पिछले जन्म में उसकी एक झलक तक नहीं देखी थी। जब दावत शुरू हुई तो परिवार ने खुलेआम चर्चा शुरू कर दी। शादी की तारीख को लेकर बातचीत हुई और भोज खत्म होने तक शादी पक्की हो चुकी थी। जैसे ही मैं मिकाई के साथ वापस जाने के लिए तैयार हुआ, मिसेज मी ने मुझे अचानक बुलाया और कहा कि उन्हें निजी तौर पर कुछ बात करनी है। हम जैसे ही स्टडी रूम में दाखिल हुए, उन्होंने सीधे मुद्दे की बात की। युन्मो, अब वक्त आ गया है कि तुम मिकाई की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मिकाई और फेंग युआन अब आधिकारिक तौर पर साथ हैं। अगर तुम यहां टिके रहने की जिद करोगे तो मिकाई को अंतहीन मुसीबतें देने और खुद को तमाशा बनाने के अलावा आखिर तुम हासिल क्या करना चाहते हो? मिसेज मी ने मेरे प्रति अपनी नफरत छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। मेरे सीने में कड़वाहट की एक अजीब लहर दौड़ गई। कभी एक वक्त था जब मिसेज मी मुझे वाकई बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह लगाव उस दिन खत्म हो गया जब मैंने मिकाई के सामने अपने जज्बात जाहिर किए। अब हर कोई मुझे दिमागी तौर पर बीमार समझता है, और वे सब मुझे एक शर्मनाक कलंक मानते हैं। मैंने अपने नाखून अपनी हथेलियों में गड़ा लिए। चिंता न करें, मैं जा रहा हूं। इतना कहते ही मैंने अपने बैग से इमिग्रेशन के कागजात निकाले और सीधे मिसेज मी के सामने रख दिए। मैंने कुछ दिन पहले अपनी माँ को फोन किया था और बताया कि मैं उनके साथ विदेश रहने जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भी तय कर दिया है। मैं अब से आंटी मी से बहुत दूर रहूंगा। मैं उन्हें अब कभी परेशान नहीं करूंगा। मिसेज मी ने इमिग्रेशन के कागजात लिए और उन्हें बार बार परखा। तब जाकर उनके सख्त चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। देखना, अपनी बात पर कायम रहना। मैंने मिसेज मी के जाने का इंतजार किया ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। मैंने कागजात वापस बैग में रखे और जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरी नजरें दरवाजे पर खड़ी मिकाई से जा टकराईं। तुम आखिर किससे दूर रहने की बात कर रहे हो? मेरा दिमाग पल भर में सुन्न हो गया। मुझे नहीं पता था कि उसने हमारी बातचीत का कितना हिस्सा सुना है, लेकिन मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने मुझे चेतावनी दी कि उसे मेरे देश छोड़ने की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए मैंने बस सिर हिला दिया, किसी से नहीं। शायद तुमने गलत सुना होगा। उसके बाद मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और उसे पार कर बाहर निकलने की कोशिश की। तभी पीछे से मिकाई की आवाज गूंजी, मुझे पता है कि तुम विदेश नहीं जाना चाहते। भले ही फेंग युआन और मेरी शादी हो जाए, पर तुम्हें अपना सामान बांधकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ और मैं गहरी सहेलियां हैं। मैं ताउम्र तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं।
उन शब्दों ने मेरी आंखों को हैरानी से भर दिया। यहां तक कि फेंग युआन जो उसे ढूंढते हुए आया था वह भी पत्थर की मूरत बन गया। जब फेंग युआन की नफरत भरी जहरीली नजरों ने मुझे आर पार देखा, तब कहीं जाकर मैं हकीकत में वापस आया। मैं उस जगह से जैसे धुंध में ओझल हो गया। मिकाई के कहे उन शब्दों ने मेरे दिल में कभी कोई जगह नहीं बनाई। मैं सिर्फ अपने इमिग्रेशन कागजात पूरे करने में लगा था ताकि मैं यहां से निकल सकूं। लेकिन फेंग युआन मुझे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। एक दिन फेंग युआन ने मुझे जबरदस्ती शॉपिंग पर चलने के लिए मना लिया। हालांकि कार में बैठने के कुछ ही देर बाद मुझे किसी नशीली चीज ने सुला दिया। जब मैंने अगली बार आंखें खोली तो खुद को समुद्र किनारे एक चट्टान पर कसकर बंधा हुआ पाया। मेरे ठीक बगल में फेंग युआन भी उसी तरह बंधा हुआ था। मैंने हताशा में संघर्ष किया, पूछना चाहा कि क्यों, लेकिन मुंह पर चिपकी टेप ने मेरी हर चीख को घोंट दिया। मेरी आवाज बस दर्दनाक दबी हुई सिसकियों में बदल गई। फेंग युआन ने शायद मेरी आंखों की उलझन को पढ़ लिया और एक ठंडी मुस्कान दी। मैं तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहता था, लेकिन उस दिन मिकाई के शब्दों ने मुझे चैन से नहीं सोने दिया। मुझे बस एक बार और हमेशा के लिए साबित करना है कि उसके लिए कौन ज्यादा मायने रखता है। ये शब्द सुनकर मेरे रूह पर गहरे सन्नाटे की एक लहर छा गई। अब साबित करने को बचा ही क्या था? क्या जवाब पहले से ही दर्दनाक हद तक साफ नहीं था? जल्द ही किडनैपर के संदेश से सावधान होकर मिकाई वहां पहुंच गई। 2 भारी सूटकेस जिनमें नकदी भरी थी, उन्हें पटकते हुए वह चिल्लाई, मैं पैसे ले आई हूं, अब उन्हें रिहा कर दो। लेकिन किडनैपर्स जो फेंग युआन के गुप्त इशारों पर काम कर रहे थे, वे पूरी तरह बेअसर रहे। उन्होंने बस खिंचते हुए कहा, सीयोमी, मैंने इन दोनों को सिर्फ पैसों के लिए किडनैप नहीं किया है। मिकाई के चेहरे के भाव फौरन बदल गए। उसका रुआब मौत जैसा ठंडा हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? किडनैपर ने हमारे कंधों पर हाथ रखा और एक शैतानी मुस्कान दी। मैंने सुना है कि इन 2 आदमियों में से एक तुम्हारी सहेली का बेटा है और दूसरा तुम्हारा मंगेतर है। तुम सिर्फ एक को बचा सकती हो, दूसरा समुद्र में शार्क का निवाला बनेगा। अपना फैसला चुनो। उसने रस्सी थोड़ी ढीली की। हम दोनों खाई के ऊपर लटके हुए ऐसे लग रहे थे जैसे बस नीचे गहराई में गिरने ही वाले हैं। मिकाई, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मिकाई का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और वह घबरा गई। हिलो मत फेंग युआन। जवाब पहले से ही साफ था। किडनैपर ने आखिरकार एक संतुष्ट मुस्कान दी। यहां तक कि फेंग युआन जो डरे हुए शिकार का नाटक कर रहा था, उसने भी राहत की सांस ली। उसने मिकाई की तरफ गहरी जज्बाती कृतज्ञता के साथ देखा। लेकिन मिकाई की आंखें खुद ब खुद मेरी ओर मुड़ गईं। उसे उम्मीद थी कि मैं टूट चुका हूंगा, निराशा में डूब रहा हूंगा। लेकिन मेरा चेहरा शांति का एक भावहीन मुखौटा था। मेरे चेहरे पर वो खौफनाक सुकून देखकर उसे अचानक घबराहट हुई। पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, आजाद हुआ फेंग युआन सिसकते हुए उसके गले लग गया। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने महबूब को कसकर आगोश में ले लिया। पर अगले ही पल मिकाई की पुतलियां खौफ से फैल गईं। मेरी रस्सी उसी समय काट दी गई और मेरा शरीर सीधे समुद्र की अंधेरी गहराई में गिर गया। धप, बर्फीले समुद्री पानी ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। अनगिनत लहरों ने मुझे नोचा और मुझे खालीपन में घसीट ले गईं। मैंने सतह पर वापस आने के लिए हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन हड्डियों तक थकान ने मेरे अंगों को धीरे धीरे सुन्न कर दिया। आखिरकार मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं पूरी तरह अंधेरे में समा गया। जब मुझे अस्पताल में होश आया तो मैंने मिकाई को अपने बिस्तर के पास सर झुकाए बैठे देखा। उसकी सूजी हुई लाल आंखें इस बात का सबूत थीं कि उसने दिनों तक मेरी देखभाल की थी। लेकिन अब मुझे उसकी सुरक्षा की चाह नहीं थी। हम एक अनंत काल तक एक दूसरे को देखते रहे, एक भारी दम घोंटने वाली खामोशी में डूबे हुए। मैं पहला था जिसने चुप्पी तोड़ी। आंटी मी, आपको यहां रुकने की जरूरत नहीं है, जाकर फेंग युआन को देखिए, उसी को आपकी वाकई जरूरत है। क्या आपको लगा कि मैंने अपनी बात साफ नहीं कही? मैंने एक आखिरी वाक्य जोड़ा, मैं अब अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। काई स्तब्ध होकर जम गया। मेरी अस्पताल से छुट्टी वाले दिन उसने जाते जाते मुझे एक उलझी हुई रहस्यमयी नजरों से काफी देर तक देखा। यह इत्तेफाक था कि वह दिन फंगुआन का जन्मदिन था, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जोड़े के रूप में वह उनका पहला जन्मदिन था। मेरे काई ने जश्न में पानी की तरह पैसा बहाया। फ्रांस से 10,000 गुलाब मंगवाए गए थे। पूरा कार्यक्रम स्थल फूलों से ढका हुआ था। महंगे तोहफों के ढेर कोनों में फेंक दिए गए थे और प्रवेश द्वार से बॉल रूम तक के रास्ते पर खुशहाल जोड़े की तस्वीरें लगी थीं। रात के आसमान में जगमगाती आतिशबाजी के बीच दावत अपने चरम पर पहुंच गई। मेरे काई ने फंगुआन की कमर को मजबूती से जकड़ा और वॉल्ट्ज की धुन पर डांस फ्लोर पर थिरकने लगे। उसी दौरान उनके पीछे लगी विशाल एलईडी स्क्रीन पर उनके रोमांटिक पलों का वीडियो लगातार चल रहा था। जब मेहमान उनके प्यार की दास्तान में खोए थे, अचानक स्क्रीन काली हो गई। एक पल बाद मेरे बचपन के वे प्रेम पत्र और चित्र वहां दिखाई देने लगे। काई के लिए मेरी गहरी और बेताब भावनाएं वहां मौजूद हर एक मेहमान के सामने खुल गई थीं। पूरा बॉल रूम शोर और कानाफूसी से गूंज उठा। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने तो उन्हें फाड़ दिया था, लिटरली उन्हें टुकड़ों में बिखेर दिया था। ये वहां कैसे आ गए? मैंने बिजली काटने के लिए दौड़ना चाहा,
लेकिन मेरे पैर जमीन में जैसे जड़ गए थे। मैं पूरी तरह बेबस था। मैं इस मजाक की लहर को झेलने पर मजबूर था। सीईओ माँ की शादी हो रही है, फिर भी यून परिवार का बेटा बाज नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी है। भगवान के लिए यह मिस्टर फॉन्ग का जन्मदिन है। यह खुलेआम जंग का ऐलान है बेचारे मिस्टर फॉन्ग। मीताई से शादी के बाद भी उनकी पत्नी के पीछे यह आवारा पड़ा रहेगा। जहरीली फुसफुसाहटें आखिरकार उस जोड़े तक पहुंच गईं। स्क्रीन पर लिखी बातें देखते ही फंगवान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने गुस्से और झूठी चोट का दिखावा करते हुए मुझे घूरा। आंखों में आंसू लिए हॉल से बाहर भागते ही फॉन्ग युआन मीताई के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह तुरंत उसके पीछे भागने के लिए मुड़ी, लेकिन जब उसने मुझे मूर्ति की तरह स्थिर खड़े देखा तो वह रुक गई। उसने अपना हाथ घुमाया और मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। करारा तमाचा था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। यूनमो, मैं सोच रही थी कि तुम आजकल इतने दब्बू क्यों बने हुए हो। तो यह था वह फिनाले जो तुमने मेरे लिए प्लान किया था। उस थप्पड़ की ताकत इतनी थी कि मैं जोर से जमीन पर जा गिरा। मेरा गाल सूज गया और मेरे मुंह के कोने से खून बहने लगा। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। मुझे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया और मेरी नजरों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा कांपता हुआ हाथ चेहरे को छूने के लिए उठा। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस जलते हुए निशान को छुआ, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह पहली बार था जब मीताई ने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन इससे पहले कि मैं सदमे से बाहर आता, वह मुख्य द्वार से ओझल हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली और उसका पीछा करने के लिए उठा। आसमान में बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरी दुनिया बारिश की चादर में सिमट गई थी और उसमें वह महिला एक भीगे हुए आदमी को थामे हुए थी। वह उससे छूटने के लिए छटपटा रहा था। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन होना चाहिए था, फिर भी उसने ऐसी हरकत कर दी। तुम कैसे उम्मीद करती हो कि मैं वहां रहूं? वह साफ तौर पर तुम पर फिदा है। मैं किसी बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता। शायद मुझे तुम्हें उसे वापस सौंप देना चाहिए। नहीं फंगवान, मैं कभी उससे प्यार नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितने अरसे से तुमसे प्यार करता हूं। मुझे खुद से दूर धकेल कर क्या तुम मेरा दिल तोड़ना चाहती हो? ये कहते हुए उसने झुककर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। लेकिन अगले ही पल अंधेरे से निकलती हेडलाइट सीधे उनकी तरफ आने लगी। अभी वहां पहुंचकर मैं यह सब दूर से देख रहा था। मेरी नजरों के सामने सब कुछ खून की तरह लाल हो गया। मैं खौफ के मारे वहीं जम गया। इमरजेंसी रूम की लाल लाइट जल उठी। डॉक्टर अफरातफरी में मीताई की बॉडी से लाइफ सपोर्ट जोड़ने लगे ताकि उसे बचा सकें। लेकिन मीताई ने खुद की जान की परवाह न करते हुए जिद की कि पहले फंगुआन को बचाया जाए। लेकिन सीईओ मीताई, आपकी हालत सबसे ज्यादा गंभीर है। उसकी आवाज कांप रही थी। मीताई को छोड़ो, उसे पहले बचाओ। कोई और रास्ता न बचा। मेडिकल टीम को बेहोश फंगुआन को पहले ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा। कुछ देर बाद एक डॉक्टर तेजी से बाहर निकला। मरीज का खून बहुत बह रहा है। आप में से किसका ब्लड ग्रुप ए है? यह सुनकर मीताई बेड से उतरी। मेरा खून ले लो, जल्दी करो। लेकिन सीईओ मीताई, चुप रहो, बस जल्दी करो। जल्द ही खून की कई थैलियां भर दी गईं। मीताई का चेहरा सफेद पड़ गया था। जब उसे यकीन हो गया कि फंगुआन खतरे से बाहर है, तभी वह खुद बेहोश होकर ऑपरेशन टेबल पर गिरी। मैं अब और यह सब नहीं देख सकता था। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। अब सब साफ था। मेरे काई को फंगुआन अपनी जान से भी प्यारा था। अगर मैंने पिछले जन्म में यह सच्चाई मान ली होती तो शायद मेरा अंत इतना बुरा न होता। इस जन्म में मैंने सब बदलने की कोशिश की, फिर भी फंगुआन का भयानक एक्सीडेंट हुआ, और वह सब मेरे उन पत्रों और चित्रों की वजह से। मुझे पक्का पता है मैंने उन्हें फाड़ दिया था। सिर्फ फंगुआन ही था जो उन्हें जोड़कर पब्लिक में लीक कर सकता था। पर क्यों? वह इतनी हद तक क्यों गिर गया? मैं 3 दिन तक सदमे में घर में कैद रहा। आखिरकार काई की अस्पताल से छुट्टी हुई। घर लौटते ही सबसे पहले उसने बॉडीगार्ड्स को मुझे वॉक इन फ्रीजर में फेंकने का हुक्म दिया। अंदर फेंकते ही एक बर्फीली ठंड मेरे बदन में दौड़ गई। सफेद बर्फ को घूरते हुए मैंने एक खोखली हंसी हंसी। मुझे याद भी नहीं आखिरी बार इतनी ठंड कब लगी थी। बचपन में एक बार बर्फीली झील में गिरने के बाद मेरी सेहत नाजुक हो गई थी और मुझे ठंड से बहुत दिक्कत होती थी। विला में हमेशा हीटर चलते थे, जैसे हमेशा बाहर का मौसम हो। मगर अब मीताई मेरी कमजोरी का इस्तेमाल मुझे सजा देने के लिए कर रही थी। मैं सुकड़कर बैठ गया, बस एक छोटी सी गर्माहट के लिए तरस रहा था। लेकिन सब बेकार था। मैं धीमी सिसकियां भर रहा था। बाहर के नौकर भी न देख सके। एक ने फुसफुसा कर कहा, यंग मास्टर यून, अपनी ईगो छोड़ो, सिर झुकाओ और यंग लेडी से माफी मांग लो। इस सेहत के साथ तुम यहां कैसे जिंदा रहोगे? मेरी आंखों में आंसू भर आए। पिछले जन्म में मैं विलेन था, मैं मानता हूं, लेकिन इस जन्म में मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे किस बात की माफी मांगनी चाहिए? वैसे भी मीताई का दिल फांग युआन के लिए है। वह मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। ठंडी हवाएं तेज होती गईं।
मेरी पलकों पर बर्फ जमने लगी और मेरा दिल धड़कना धीमा हो गया। मेरे विचार धुंधले होने लगे और अंत में मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं बेहोशी की गहरी खाई में गिर गया। जब मुझे होश आया, मैं अपने बेडरूम में था। मीताई मेरे पास खड़ी थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। जो तबाही तुमने मचाई है उसके बाद तुम्हें 3 दिन और बंद रहना चाहिए था, पर फोंग युआन बहुत दयालु है। वह कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता। उसने ही मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कहा। मुझे पता है तुम अभी भी मुझ पर फिदा हो, पर एक बात याद रखना, मुझसे 2 साल छोटे लड़के से प्यार करना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम और मैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। उसके जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर बिजली कड़क रही थी। उसने मेरी सफाई सुनने का कोई मौका ही नहीं दिया। मैंने हेडबोर्ड के सहारे आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बुदबुदाया, मीताई, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगले कुछ दिन घर में अफरात फरी मची रही। पूरे विला में सब मीताई और फोंग युआन की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। हर बारीकी पर काम हो रहा था। स्टाफ को निर्देश देते हुए फोंग युआन ने उत्साह में मेरा हाथ पकड़ा, मानो पिछली सारी कड़वाहट गायब हो गई हो। वेन्यू और सजावट लगभग पूरी हो चुकी है। बस एक बेस्ट मैन की कमी है। मुझे लगता है युन्मो को यह करना चाहिए ताकि थोड़ी खुशी महसूस कर सके। क्या पता रात खत्म होते होते तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड ही मिल जाए। फोंग युआन के शब्द ताने से भरे थे। उसकी एक्टिंग बहुत खराब थी। मैंने उसका हाथ झटक दिया। जैसे ही मैं इनकार करने वाला था, एक ठंडी आवाज आई, उसे बेस्ट मैन नहीं बनना चाहिए। फोंग युआन और मैं पीछे मुड़े। मीताई वहां खड़ी थी। और ऐसा क्यों? फेंग युआन ने उसके इनकार से हैरान होकर पूछा। मिकाई खामोश रही। उसकी नजरें मेरी तरफ घूमी। हाल ही में मैं काफी आज्ञाकारी हो गया था। अब उसे परेशान नहीं कर रहा था। फिर भी मेरे गर्लफ्रेंड ढूंढने के ख्याल मात्र से ही उसके अंदर एक अजीब सी घुटन भरी झुंझलाहट पैदा हो गई। वह इसकी वजह तक नहीं बता पा रही थी। मिकाई खामोश खड़ी रही। जब वह कोई बहाना ढूंढ रही थी तो मैंने अपनी बात रखी, मैं छोटे भाई जैसा हूं। बेस्ट मैन बनना मेरे लिए सही नहीं होगा। सच तो यह है कि मैं जल्द ही विदेश जा रहा हूं। वैसे भी मेरा इस शादी में शामिल हो पाना नामुमकिन है। मिकाई ने मेरी बात मानकर सिर हिलाया और फेंग युआन ने आखिरकार वह बात वहीं छोड़ दी। मैंने राहत की सांस ली और जाने के लिए मुड़ गया। तभी मैंने उसे कहते सुना, क्योंकि युमो बेस्ट मैन नहीं बन सकता तो अपनी सच्ची शुभकामनाएं दिखाने के लिए तुम मुझे वह सूट क्यों नहीं दे देते, वही वाला जिसे तुमने खुद डिजाइन किया है। मैं तो उस पर पूरी तरह फिदा हूं। मैंने मिकाई की तरफ देखा। मैंने वह सूट उतनार साल की उम्र में डिजाइन किया था। इसने डिजाइन प्रतियोगिताओं में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। कुलीन परिवारों के अनगिनत वारिसों ने इसे खरीदना चाहा अपनी शादी में पहनने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि वह सूट मेरे भविष्य की एक ऐसी निधि थी जिसे मैं अपने जीवन के सच्चे प्यार से शादी करते वक्त पहनने वाला था। मिकाई उसका मतलब जानती थी, लेकिन वह फेंग युआन को निराश नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, युमो, अगर तुम मुझे एक कपड़े का टुकड़ा बेच दो तो मैं तुम्हारी हर मांग मान लूंगी, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने अपने होंठ थोड़े सिकोड़े। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई फेंग युआन सही कह रहे हैं। मुझे वाकई तुम दोनों को बधाई देनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो इसे सूट नहीं, तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा तोहफा समझो। मैंने तुरंत बुटीक को कॉल किया और कर्मचारियों से वह परिधान मंगवा लिया। मैंने उसे अपने हाथों से फेंग युआन को थमा दिया। फेंग युआन सूट को पकड़कर उसे पहनने की खुशी में फिटिंग रूम की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने उसके जाते हुए कदमों को खाली नजरों से देखा, फिर न दुख न खुशी के साथ अपने कमरे की तरफ लौट आया। सिर्फ मिकाई पीछे खड़ी थी, जो गहरी सोच में डूबी मेरी पीठ को घूर रही थी। आधी रात को मैं अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। मेरे बैग लगभग तैयार थे। मेरे कागजात करीब करीब पूरे हो चुके थे और मैं बहुत जल्द गायब होने वाला था। जैसे ही मैंने अपना सूटकेस छिपाया और सोने की तैयारी की, मेरे कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। मिकाई अंदर आई। मेरी कलाई को जोर से दबाते हुए मुझे लेक्चर देने लगी। तुमने उस सूट के साथ कौन सा जाल बिछाया था? फेंग युआन ने उसे बस 1 सेकंड के लिए पहना और अब उसका पूरा शरीर खुजली से पागल हो रहा है और भयंकर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। युमो, क्या तुम सच में उसे मारना चाहते हो? लैंप की मंद रोशनी में। मिकाई की गुस्से से भरी नजरों ने मुझे आर पार देख लिया, जो किसी तलवार से भी तेज मुझे टुकड़ों में बांटने की धमकी दे रही थी। मैंने घबराहट में सिर हिलाया। मैंने कभी उस सूट को छुआ तक नहीं। मेरे लिए उसे खराब करना नामुमकिन था और मुझे उसे नुकसान पहुंचाने की कोई वजह नहीं है। मिकाई का चेहरा एक ठंडी तीव्रता से काला पड़ गया और उसने मुझे जोर से बिस्तर पर पटक दिया। उसकी आंखें जमी हुई तारों की तरह ठंडी और निर्दयी थीं। उसकी आवाज जहर से भरी हुई थी। कोई वजह नहीं युमो, मैं जानती हूं कि तुमने मुझसे अपना जुनून कभी नहीं छोड़ा, लेकिन सारी चीजों को छोड़कर तुम्हें फेंग युआन को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह ठीक हो जाए, क्योंकि अगर नहीं, इससे पहले कि मिकाई अपनी धमकी पूरी कर पाती, किसी ने कमरे में घुसकर कहा, मैडम, सब बहुत बुरा हो गया। मिस्टर फेंग युआन पूरी तरह गिर पड़े हैं। उस पर नजर रखो, उसे भागने मत देना। मिकाई ने दरवाजे से बाहर भागने से पहले ये शब्द थूके।
पूरी रात मी निवास जगमगाता रहा। मैं सोफे पर बैठा एक बेचैन चिंता में डूबा रहा। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में इतने गहरे धंस गए थे कि खून निकलने लगा। फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरी आंखें दीवार पर टिकी घड़ी पर चिपकी हुई थीं। मैंने देखा कि कैसे घंटे वाली सुई आदत से लेकर सुबह 7 बजे तक घिसटती रही। ठीक घड़ी के बजते ही दरवाजे के बाहर से जल्दबाजी में कदमों की आहट सुनाई दी। मिकाई की आंखें पूरी तरह काली थीं, जो एक कातिलाना आभा से भरी हुई थीं, जिसने मेरी त्वचा पर सिहरन और खोपड़ी में झुंझुनी पैदा कर दी, और एक ठंडी दहशत मेरे पैरों से उठकर पूरे शरीर को सुन्न कर गई। मिकाई ने नौकर के हाथ से एक लंबा चाबुक छीना और मेरे पास दर्दनाक कदमों से आगे बढ़ी। जानते हो, क्या तुम्हें अंदाजा है कि फेंगयुआन मौत के कितने करीब पहुंच गया था? फेंगयुआन लगभग मर ही गया था। शुरुआती सदमा कम होने के बाद मुझे अचानक एक एहसास हुआ। मेरे पिछले जीवन में ठीक इसी समय में उस जानलेवा कार दुर्घटना का शिकार हुआ था और मर गया था। मेरे पास इस संयोग पर गौर करने का वक्त नहीं था। मिकाई को घूरते हुए, जो फेंगयुआन की निराशा निकालने के लिए मुझ पर पारिवारिक अनुशासन आजमाने को तैयार थी, मेरी आंखें जलते हुए आंसुओं से भर गईं। मैंने उस सूट को नहीं छुआ। मैंने उसे चोट पहुंचाने की कभी कोई साजिश नहीं रची। अपहरण से लेकर दावत में चिट्ठियां आने तक और आज शादी के कपड़ों वाली इस घटना तक, क्या आप वाकई नहीं देख पा रही कि यह सब कितना संदिग्ध है? अगर मैं उसे फंसाना भी चाहूं तो मैं बार बार ऐसा नहीं कर पाऊंगा, बिना पकड़े गए इतनी पूर्णता के साथ। मैंने उसे समझाने की पुरजोर कोशिश की। मुझे लगा था कि ये शब्द सुनकर हमेशा सावधान रहने वाली मिकाई इन खामियों को पकड़ लेगी। इसके बजाय वह गुस्से की एक सुनामी में डूबी हुई थी। तो तुम यह कहना चाह रहे हो कि फेंगयुआन ने तुम्हें शुरू से ही फंसाया है? वह इंसान है जिसे मैं प्यार करती हूं और जिससे मैं शादी करने वाली हूं। आखिर वो तुम्हें फंसाने के लिए झूठ क्यों गढ़ेगा? मिकाई की आवाज बर्फ की तलवार जैसी थी। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा उलझन में डाल रही है। मुझे सच में नहीं पता। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। तभी मिकाई का हाथ हवा में ऊंचा उठा और चाबुक मेरे शरीर पर बेरहमी से लगा, जिससे मेरी एक दर्दनाक चीख निकल गई। युमो, तुम सच में सुधरने वाले नहीं हो। मेरे चेहरे का रंग फौरन उड़ गया। मेरे होठों के कोनों पर एक कड़वी खोखली मुस्कान कांप उठी। फेंगयुआन ही वह था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने उम्मीद की एक किरण क्यों पाली कि वो मेरी बात मानेगी। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन अंगरक्षकों ने पीछे से आकर मुझे जोर से ठंडे फर्श पर दबा दिया। युमो, क्या तुम आखिर अपनी गलती मानोगे? जैसे ही चाबुक फिर से बरसे, मिकाई की आवाज एक गड़गड़ाहट में बदल गई। गड़गड़ाहट वाली दहाड़। मैं दर्द से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों को कसकर भींच लिया था ताकि मुंह से कोई आवाज न निकले। मेरी चुप्पी देखकर मिकाई का चाबुक एक बार फिर मेरी पीठ पर जोर से लगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम अपने जुर्म कबूल करते हो? लेकिन फर्श पर पड़े हुए मैंने जोर से अपने होंठ दबा लिए और कुछ न बोलने की ठान ली। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर मैं कबूल क्यों करूं? मेरी अडिग बगावत को देखकर मिकाई ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। चाबुक मेरी पीठ पर एक के बाद एक बरसते रहे। जल्द ही मेरी पूरी पीठ खून और मांस का एक लोथड़ा बन गई। फिर भी मैंने गलत इकरार करने से इनकार कर दिया। आखिरकार पास खड़े बटलर से यह देखा नहीं गया। आगे बढ़कर मिकाई का चाबुक रोकते हुए बोले, मिस, अगर आप ऐसे ही जारी रखेंगी तो आप उसकी जान ले लेंगी। तब जाकर मिकाई ने अपना हाथ नीचे किया और खून से सना चाबुक एक ठंडी उदासीनता के साथ फेंक दिया। युमो, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। मेरा सिर फर्श से टकराया और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। मिकाई अगले कई दिनों तक घर वापस नहीं आई। मुझे इतनी बुरी तरह कोड़े मारे गए थे कि मैं खून से लथपथ था। दर्द इतना था कि बिस्तर से उठना भी नामुमकिन था। मैंने अपने जख्मों को अकेले ही सहते हुए कई दिन उस कमरे में बिताए। फिर कहीं जाकर मैं बिस्तर से उठकर चलने के काबिल हुआ। जिस दिन मेरे घाव भरे, इमिग्रेशन ब्यूरो ने मुझे सूचित किया कि मेरा रेजिडेंसी अप्रूव हो गया है। अब जबकि मेरा पक्का वीजा हाथ में है, मेरे पास इस घर में रुकने की कोई वजह नहीं बची है। अपने दस्तावेज लेने के बाद मैं अपनी जिंदगी के बाकी बचे सामान को पैक करने लौटा और अपना सूटकेस पकड़कर गायब होने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी सीधी टक्कर मिकाई से हुई। युमो, तुम असल में कितने साल के हो? अभी भी ये बचकाने भागने वाले खेल खेल रहे हो? मैंने तुम्हें अनगिनत बार चेतावनी दी है। मेरे प्रति वो भावनाएं रखना तुम्हें सख्त मना है। फिर भी तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बार बार फेंगयुआन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो बताओ, क्या मैं सच में गलत थी तुम्हारी इन हरकतों के लिए तुम्हें सजा देकर? मिकाई की आवाज बर्फ जैसी थी। उसके शब्द सुनकर मुझे अपनी रूह को कुचल देने वाली थकान के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे और कितनी बार कहना पड़ेगा, या मुझे और कितने तरीके से साबित करना होगा कि मैं उससे आगे निकल चुका हूं ताकि वो मेरी बात मान ले। मेरी भारी खामोशी को देखकर मिकाई का चेहरा और भी डरावना हो गया। आखिरकार उसने अपनी कनपटियों को दबाते हुए आह भरी, जो भी हो, शायद बाहर जाना तुम्हारे दिमाग को साफ करने के लिए सबसे अच्छा हो। फेंगयुआन की तबीयत हाल ही में ठीक नहीं रही है और मैं शादी की तैयारियों में डूबी हूं। अगर तुम यहां रहे तो पता नहीं तुम क्या नई मुसीबत खड़ी कर दोगे।
इतना कहते ही उसने मेरे सामान का हैंडल छीन लिया। मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट छोड़ आऊंगी। मैंने न तो कोई बहस की और न ही सफाई देकर अपनी सांसें जाया की। मैं बस साये की तरह उसके पीछे हो लिया। कार हाईवे पर टर्मिनल की ओर तेजी से दौड़ने लगी। जब मैं चुपचाप अपना सामान उठाकर कार से उतरा तो उसने आखिरकार एक अकेला सवाल पूछने की जहमत उठाई। तुमने किस जगह के लिए टिकट बुक किया है? मेरे होंठ हल्के से फड़फड़ाए, पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने मुझे बेहद ठंडे और बेरुखे लहजे में टोक दिया। बस आसपास के शहरों में रहो और मजे करो, ज्यादा दूर भटकने की हिम्मत भी मत करना। एक बार फेंग युआन और मेरी शादी हो जाए तो मैं खुद आकर तुम्हें घर वापस ले आऊंगी। इस बार मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने बस दबी हुई आवाज में कहा, मैं समझ गया। उस आखिरी विदाई के बाद मैं उसकी नजरें बचाए अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। जब उसकी कार ट्रैफिक में पूरी तरह गायब हो गई तब मैंने अपना फोन निकाला। मैंने खामोशी से मिकाई के हर नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया और बिना पलटे बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ गया। मुझे घर वापस लाओगी? जी नहीं मिकाई, मैं अब उस जगह दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। एक हफ्ते बाद मी और फेंग परिवारों की सदी की सबसे भव्य शादी शुरू हुई। फेंग युआन अभी भी अपने सदमे से उबर रहा था, इसलिए रस्में छोटी रखी गईं, लेकिन इतनी संक्षिप्त शादी भी इतनी शानदार थी कि मेहमानों की सांसें थम गईं। मेहमानों के हॉल में घुसने से पहले ही स्टाफ ने सबको ऐसे लग्जरी गिफ्ट बैग दिए जिनकी कीमत लाखों में थी। जैसे ही मेहमान अपनी सीटों पर बैठे उन्होंने जिस भी चीज को छुआ वह एक नायाब कारीगरी का नमूना था। पूरा वेन्यू जूलियट रोजेस से सजा था, जिन्हें मिकाई ने एक दशक पहले फेंग युआन के लिए खास तौर पर उगाया था। छत हीरों और क्रिस्टल्स की एक पूरी आकाशगंगा जैसी लग रही थी। यह भी मिकाई का एक और कस्टमाइज्ड डिजाइन था, सिर्फ उसके लिए। यहां तक कि मेहमानों के खाने की प्लेटें भी फेंग युआन की पसंद के मुताबिक बनी थीं, जिन्हें इस हुनर के उस्ताद कारीगरों ने हाथों से तराशा था। शादी की जगह का हर एक कोना मिकाई के फेंग युआन के प्रति उसके जुनूनी लगाव को बयां कर रहा था। मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे और उनकी आवाजों में जलन साफ झलक रही थी। सीईओ मी और मिस्टर फेंग वाकई परफेक्ट जोड़ी हैं, है ना? सुना है बचपन से ही एक दूसरे के प्रेमी हैं। क्या यह साफ नहीं है? सीईओ मी खुद उस हादसे में मरने ही वाली थी, सिर्फ मिस्टर फेंग को मलबे से बाहर निकालने के लिए। काश मुझे भी सीईओ मी जैसा जीवन साथी मिल पाता तो मैं मानता कि मेरी जिंदगी पूरी तरह सफल है। भीड़ मिकाई और फेंग युआन के इस महान प्रेम के किस्से सुना रही थी। समय का हिसाब लगाऊं तो मुझे कल शाम तक पहुंचकर होटल में चेक इन कर लेना चाहिए था, लेकिन कल रात से लेकर इस पल तक मिकाई को मुझसे एक फोन कॉल तक नहीं आया। उसकी स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज भी नहीं था। आखिरकार मेरी मां के विदेश जाने से पहले उन्होंने मेरी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ी थी। अगर वाकई मुझे कुछ हो गया होता तो उसे मेरी मां को जवाब देने में पसीने छूट जाते। यह सोचकर उसने आखिरकार मुझे एक छोटा सा मैसेज भेजने का फैसला किया। तुम अभी क्या कर रहे हो? मैसेज भेजते ही वेडिंग कोऑर्डिनेटर ने दरवाजा खटखटाया। मिस मी, समारोह शुरू होने वाला है, कृपया अपनी ग्रैंड एंट्री की तैयारी के लिए नीचे चलिए। मिकाई ने जल्दी से अपना फोन पास की मेज पर पटका, मैं आ रही हूं। जैसे ही मिकाई ने दरवाजा बंद किया, उसके फोन की स्क्रीन जो अभी तक बुझी नहीं थी फड़फड़ाई। उसके द्वारा भेजे गए मैसेज के बगल में एक खून जैसी लाल रंग की चेतावनी का निशान उभर आया। पियानो की धुन के बीच मिकाई फूलों से सजे गलियारे के अंत में खड़ी थी। उसकी आंखों में प्यार था। वह फेंग युआन को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख रही थी। यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल होना चाहिए था। फिर भी उसका दिल अजीब तरह से खाली महसूस हो रहा था। जैसे उसने फेंग युआन को कदम दर कदम करीब आते देखा, उसका मन भटकने लगा और अचानक मेरी परछाई उसकी आंखों के सामने झिलमिला गई। उसकी कल्पना में वह मैं था जो शादी का सूट पहने उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी आंखों में उसके लिए गहरा प्यार था और मैं फुसफुसाते हुए उसका नाम ले रहा था, मिकाई। उसकी नजरों में चमकती मेरी वह धुंधली छवि फेंग युआन के पास आने की हकीकत में अचानक मिल गई। फेंग युआन ने उसकी ओर हाथ हिलाया और बड़ी फिक्र से उसका नाम पुकारा, मिकाई, क्या सब ठीक है? मिकाई को होश आया। उसने खुद को झटकते हुए अपनी सोच से मेरी परछाई को दूर करने की कोशिश की। उसने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाई। कुछ भी तो नहीं, तुम आज बहुत शानदार लग रहे हो। उस हल्की सी रोमांटिक तारीफ ने फेंग युआन के कान शर्म से लाल कर दिए। जल्द ही डायरेक्टर ने जोड़े को हाथ पकड़ने का इशारा किया और पवित्र कस्में पढ़ना शुरू की। उन्होंने मिकाई से पूछा कि क्या वह इस शख्स को अपना पति मानती है। मिकाई, जिसे बिना पल झपकाए जवाब देना चाहिए था, वह अचानक एक भारी खामोशी में डूब गई। उसकी नजरें फेंग युआन के उम्मीद से भरे चेहरे से हटकर नीचे बैठे मेहमानों की भीड़ पर गई जो सांसें थामे देख रहे थे। फिर उसकी नजर हॉल के उन खाली दरवाजों पर गई जो बहुत पहले से। मैंने एक बार जोर देकर कहा था कि अगर तुमने किसी और से शादी करने की हिम्मत की तो मैं इस वेन्यू को तहस नहस करके तुम्हें उठा ले जाऊंगा। मिकाई जानती थी कि वह सिर्फ हवा में दी गई धमकी नहीं थी, इसीलिए उसने आज दरवाजों पर गार्ड्स की एक फौज तैनात की थी ताकि मैं समारोह में घुस न सकूं। लेकिन शादी के आधे से ज्यादा खत्म होने के बावजूद वह लड़का जिसने आने की कसम खाई थी कहीं नजर नहीं आया। वह यही तो चाहती थी।
फिर भी उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। क्या यह मुमकिन है कि जैसा मैंने कहा था, मैंने सच में उससे प्यार करना छोड़ दिया? जैसे ही यह ख्याल आया, मिकाई ने उसे सख्ती से दबा दिया। यह मुमकिन नहीं है। मेरा उसके लिए जुनून बहुत गहरा था। अगर मैं वाकई उससे प्यार करना छोड़ दूं तो यह मौत से भी बदतर सजा होगी। वह जरूर मेरे साथ खेल खेल रहा है, उसने सोचा। उस एहसास के साथ उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। मेरी तरकीबें चाहे जो हों, वह मेरे प्यार में कभी नहीं गिरेगी। वह सिर्फ फेंग युआन को चाहती थी, यही उसका फैसला था। उसने अपनी सोच को झटक दिया और अपना ध्यान वापस सामने खड़े दूल्हे पर लगाया। पूरी गंभीरता से उसने फेंग युआन से कहा, अमीरी में या गरीबी में, बीमारी में या सेहत में, मैं तुम्हें अपना पति मानती हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में तुम सिर्फ मेरे हो। उस भारी और जज्बाती कसम ने फेंग युआन की आंखों में अचानक आंसू ला दिए। उसने भी उसी शिद्दत से जवाब दिया और उसे बाहों में कस लिया। समारोह बिना किसी चूक के पूरा हुआ। वह कोई हंगामा नहीं हुआ जिसका मिकाई को डर था। वह रुकावट जो उसे आने वाली थी कभी नहीं हुई। उसका पति पूरे दिन बिल्कुल परफेक्ट रहा, न कोई झिझक, न कोई पछतावा। यहां तक कि उसकी सबसे करीबी दोस्त ने भी तारीफ की कि शादी के दिन वह पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और सच्ची लग रही थी। पर सिर्फ मिकाई उस डरावनी सच्चाई को जानती थी। वह अपनी खुद की शादी में सचमुच मौजूद ही नहीं थी। एक साया उसके दिमाग में अटका था जो बार बार उसके सुकून को छीन रहा था। जैसे ही फेंग युआन आराम करने गया, मिकाई ने बटलर से अपना फोन मांगा। जब उसने चैट में वह लाल रंग का निशान देखा तो उसका शरीर झटके से पत्थर जैसा हो गया। सालों से मैं उसके साथ झगड़ रहा था, लेकिन मैंने कभी उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया था। लगता है वह वाकई इस नाटक में पूरी तरह शामिल है। मिकाई ने झुंझलाकर अपनी कनपटियों को मलते हुए कहा। उसने फिर भी बिना सोचे मेरा नंबर डायल किया। जब फोन की घंटी बज रही थी, वह अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी थी। युनमो, मुझे माफ कर दो। आपने जो नंबर डायल किया है वह अभी बंद है। कृपया बाद में कोशिश करें। मिकाई ने फोन को गुस्से से मेज पर पटक दिया। ठीक है युनमो, तुमने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। मुझसे ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मिकाई ने तय कर लिया कि अब वह मेरी सनक का ख्याल नहीं रखेगी। वह मान बैठी थी कि जब उसे मुझे वापस बुलाना होगा तो मैं वफादार कुत्ते की तरह रेंगते हुए वापस आ जाऊंगा। आखिरकार मैं उसके लिए पूरी तरह पागल जो था। भले ही वह शादीशुदा हो, पर मेरा दिल उसे छोड़ ही नहीं सकता था। उस ख्याल के साथ मिकाई के चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई। फिर भी मेरी मां ने मुझे उसकी देखरेख में सौंपा था। अगर वाकई मुझे कुछ हो गया तो वह हिसाब नहीं दे पाएगी। उसने फोन उठाया और एक दूसरा नंबर डायल किया। पता लगाओ कि युनमो किस शहर गया है। एक बार मिल जाए तो वहां जाओ और उस पर नजर रखो। उस रात जब फेंग युआन सो गया था, बेडरूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फेंग युआन की नींद में खलल न पड़े, इसका ध्यान रखते हुए वह बिल्ली की तरह दबे पांव बिस्तर से उतरी। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंधेरे में फेंग युआन की आंखें झटके से खुल गईं। स्टडी में उसका चेहरा गुस्से से भरा था। फिर से बोलो, आखिर वह कहां गया? असिस्टेंट कांपते हुए बोला, हमने देश के हर ट्रेवल रिकॉर्ड को खंगाल लिया है, लेकिन युवा मास्टर युनमो का कहीं कोई सुराग नहीं है। इसके अलावा उनके सभी आईडी डॉक्यूमेंट्स भी रद्द कर दिए गए हैं। हमें शक है कि वह देश छोड़ चुके हैं। वह कह रहे थे उनकी मंजिल का कोई सुराग नहीं मिला है। इस सूचना ने उसे सन्न कर दिया और वह एक गहरे सन्नाटे में डूब गई। उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा। उसे लगा था कि मैं सिर्फ ब्लॉक करके खेल खेल रहा हूं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चुपके से देश ही छोड़ दूंगा। उसे खामोश देख असिस्टेंट ने हिम्मत जुटाई। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाया। अभी नहीं, बस ढूंढते रहो। असिस्टेंट उसे देखता रहा और फिर झुक कर चला गया। वह सीधा फेंग युआन से टकराया जो दरवाजे पर ही खड़ा था। सर, असिस्टेंट चिल्लाया, जिससे मिकाई का ध्यान भटका। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह शांत दिखने लगी। उसने कुर्सी से कंबल उठाया और फेंग युआन की तरफ बढ़ गई। तुम जागे क्यों हो डार्लिंग? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? उसने फेंग युआन के कंधों पर कंबल डाला और उसके हाथों को रगड़ते हुए गर्माहट दी। फेंग युआन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी बातों में गहरी चिंता झलक रही थी। तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आई, इसलिए तुम्हें ढूंढने चला आया। बस गलती से तुम्हारी और असिस्टेंट की बातें सुन ली। युनमो देश छोड़कर क्यों जाएगा? क्या यह मेरी वजह से है? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने खुद को कोसते हुए अपना सिर झुका लिया। उसने अनजाने में ही उसे करीब खींच लिया और प्यार से उसके बालों को चूमा। यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? वह बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। वह बस नौटंकी कर रहा है, ध्यान मत दो। लेकिन फेंग युआन की आंखों की बेचैनी कम नहीं हुई। उसने उसकी कमीज का कोना पकड़कर ऊपर देखा। लेकिन यून परिवार ने तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो? उसने प्यार से उसकी आंखों से नमी पोंछी। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया। हो जाने दो उसे कुछ। शायद तभी उसे समझ आएगा कि जब मन करे तब भाग जाने का क्या नतीजा होता है। यह देखकर कि उसे मेरी कितनी कम परवाह है,
फोंग युआन अब अपनी जीत की खुशी को दबा नहीं पाया। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया और एक शैतानी मुस्कान दबाते हुए सोचा, यूनमो, उम्मीद है तुम कभी वापस नहीं आओगे। भले ही उसने बेपरवाह होने का ढोंग किया, लेकिन वह चुपके से मुझे पूरी दुनिया में ढूंढ रही थी, मगर जवाब हमेशा एक ही था, कुछ नहीं। पहला हफ्ता कोई सुराग नहीं, पहला महीना फिर भी कुछ नहीं। असिस्टेंट के दबी जुबान में खबर देने के बाद वह अपनी ऑफिस की कुर्सी पर जम गई और अंत में उसने उसे चुपचाप चले जाने का इशारा किया। दरवाजा बंद होते ही वह पूरी तरह थककर कुर्सी पर ढह गई और झुंझलाकर अपनी नाक रगड़ने लगी। उसने सोचा था कि मेरा जाना सिर्फ एक छोटी सी जिद है, फांग युआन से उसकी शादी के खिलाफ एक विरोध, लेकिन इतने समय बाद भी मेरा कोई पता नहीं था। अचानक उसे मेरी कई बातें याद आईं कि मैं उससे प्यार नहीं करता और मैंने जितना हो सके दूर रहने की कसम खाई थी। उसे मेरे अटूट प्यार पर इतना यकीन था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा। इसलिए उसने मेरी चेतावनियों को सिर्फ बकवास समझकर टाल दिया था। अब उसे समझ आया कि सिर्फ वही थी जिसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। उसने अपना हाथ नीचे किया और अपनी मेज की तरफ देखा। उस कोने में हमारी एक फ्रेम की हुई तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन मेरे इजहार के पल से ही उसने उस याद को कचरे में फेंक दिया था और उसकी जगह अपनी और फांग युआन की शादी की तस्वीर लगा दी थी। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। उसे याद आया कि कैसे यह ऑफिस कभी मेरे होने के निशानों से भरा हुआ था, पर अब उनमें से एक भी चीज वहां नहीं बची थी। वह उस खाली कोने को देर तक घूरती रही और आखिरकार उसने मदर यून को कॉल करने के लिए फोन उठाया। मेरी देखरेख की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई थी। अब जब मैं लापता हूं तो उसे अपने अपराध बोध का भारी बोझ महसूस हुआ, लेकिन कॉल जुड़ते ही मीताई के कुछ कहने से पहले ही एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी, मुझे खेद है, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वह बंद है। मेरे काई का दिमाग सुन पड़ गया। उसके दिल में एक अशुभ आशंका की लहर दौड़ गई। उसने फोन को देर तक अपने हाथ में थामे रखा और फिर नीचे कर लिया। उम्र में अंतर होने के बावजूद वह और मेरी मां पक्की सहेलियां थीं। उनका रिश्ता हमेशा से अटूट रहा था। वह मुझे ब्लॉक कैसे कर सकती हैं? मेरे काई ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। तभी वह असिस्टेंट जो अभी गया था अचानक वापस आया। उसके हाथों में एक बड़ा सा रहस्यमयी बॉक्स था। सीईओ मी, आपके लिए एक डिलीवरी आई है। कुरियर ने जोर देकर कहा कि इसे आप खुद ही खोलें। मेरे काई उस डिब्बे को घूरते हुए स्तब्ध रह गई। आखिरकार उसने असिस्टेंट को उसे अपनी मेज पर रखने का इशारा किया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पैकेट बंधी डोरी को छुआ, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ कि इस डिब्बे को खोलते ही वह किसी गहरी खाई में गिर जाएगी। कुछ पलों की हिचकिचाहट के बाद मेरे काई की मुट्ठियां ढीली हुईं और उसने धीरे से डोरी को खोल दिया। जैसे ही उसने अंदर की चीज देखी, उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। सबसे ऊपर एक साफ नोट रखा था। कुछ बड़े अक्षरों में लिखा था। मीताई की आंखों के सामने जैसे वो शब्द जल गए, फोंग युआन की आपराधिक गतिविधियों के सबूत। मीताई के आसपास की दुनिया बिल्कुल शांत हो गई। कांपते हाथों से उसने एक एक करके सारी चीजें बाहर निकाली। वह जितना पढ़ती गई, उसका चेहरा उतना ही पीला पड़ता गया। मियां स्टेट में फोंग युआन धूप में आराम कर रहा था, आधा सोया हुआ। तभी एक तेज रिंगटोन ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसने आंखें सिकोड़ी और बिना कॉलर आईडी देखे कॉल उठा ली। कौन है? अगली ही पल दूसरी तरफ से एक जहरीली आवाज आई। ओह, क्या तुम मुझे भूल गए जिस पल तुम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े? फोंग युआन का हाथ फोन पर सख्त हो गया, पर उसने एक ठंडी हंसी हंसी। भूलना? मैं भला कैसे भूल सकता हूं? तुम अब तक के सबसे नाकाबिल कातिल हो जिसे मैंने देखा है। मैंने तुम्हें मुंह मांगा पैसा दिया और तुम उस एक इंसान को भी नहीं मार सके। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत पहले खुदकुशी कर लेता। जब फोंग युआन अपनी इस जहरीली कॉल में उलझा था, कांच के दरवाजे के पीछे एक परछाई चुपचाप उभर आई। ताजे खिले गुलाब भी मिताई की नजरों के कातिलाना गहराई को छिपा नहीं पाए। जिस पल फोंग युआन ने कॉल काटी, उसने चुपचाप कांच का दरवाजा खोला और एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगले ही पल कांच के उस कंजर्वेटरी से एक चीख सुनाई दी। धड़ाम! बिजली की एक तेज कड़क के साथ आसमान फट पड़ा। उस मूसलाधार बारिश में खून से लथपथ एक शरीर को घबराए हुए नौकरों ने उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। उसके नीचे फोंग युआन का खून सड़क पर फैल गया, जो बारिश की धाराओं में बह गया। काले चमड़े के जूतों की जोड़ी उस खून के निशानों को कुचलती हुई दूर चली गई। मियां स्टेट में मची तबाही इंग्लैंड में मुझ तक नहीं पहुंची। अपनी मां से मिलने से पहले मैंने अपने शरीर की अच्छी तरह जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मेरे जख्म न देख पाए। यूके लौटने से पहले यून परिवार में मेरे पिछले जीवन की त्रासदियां और इतिहास की परछाइयां मेरे जाने के साथ ही खत्म हो गई थीं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मां या मेरी होने वाली मंगेतर उन काले अध्यायों के बारे में सोचकर परेशान हो, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे लौटते ही दो लोगों ने मेरे अतीत की जांच कर ली थी। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से मेरी मां थी। जब से उन्होंने इंग्लैंड में खुद को स्थापित किया, वह मुझे वहां बुलाने के लिए बेताब थीं।
फिर भी काई की खातिर मैंने जिद करके जाने से मना कर दिया था। मेरा अचानक मन बदलना और वहां पहुंचना मेरे स्वभाव के मुताबिक नहीं था, इसलिए माँ ने चुपके से मेरे अतीत की खुदाई शुरू कर दी। जब वे खौफनाक खून से सने फोटो उनके सामने आए तो वह महिला जो जिंदगी भर शांत रही थी गुस्से से फट पड़ी। उनका बेटा, जिसे उन्होंने किसी हीरे की तरह सहेजा था, उसे वही इंसान तड़पा रहा था जिस पर वह भरोसा करती थी। और मीताई का उसके बेटे के साथ इतना क्रूर व्यवहार, सब कुछ एक ऐसे इंसान के लिए जो खुद कई हत्याओं का बोझ लिए बैठा था। जैसे जैसे उनकी आत्मा की गहराई से गुस्सा उमड़ा, माँ को एहसास हुआ कि उन्होंने उस औरत को पूरी तरह गलत समझा था। शायद उनका बेटा अपने कामों में परफेक्ट नहीं था और मीताई उसे बुलाकर स्थिति संभाल सकती थी। इसके बजाय उसने माँ को अंधेरे में रखा, जबकि बार बार उसके बेटे को मौत के करीब धकेला। अगर यह बात ना होती कि मीताई ने कभी मेरा ख्याल रखा था, तो माँ अब तक घर पहुंचकर खून बहा चुकी होती। काफी सोच विचार के बाद माँ ने उस मियाँ परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला किया। मियाँ परिवार ने मुझ पर जो भी खर्च किया था उसका 10 गुना हिसाब करके उन्हें वापस कर दिया गया। जहां तक काई के प्रति भावनात्मक कर्ज की बात है, मैं उसे पूरी तरह खून और आंसुओं में चुका हुआ मानता हूं। अंत में फंगुआन के बरसों के आपराधिक कामों के सबूत माँ ने 2 अलग अलग फाइलों में तैयार किए। एक कॉपी मियाँ रेजिडेंस भेजी गई और दूसरी सीधे स्थानीय पुलिस को दी गई। माँ ने पहले सोचा था कि मुझे बिठाकर इस पर बात करूंगी, लेकिन अतीत से मुझे भागते देख उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मेरे इतिहास की जांच करने वाला दूसरा इंसान मेरी मंगेतर ल्यूरियन थी। मेरी भावी पत्नी के रूप में उसे अपने मंगेतर की असलियत जाननी ही थी। भविष्य के गलत फहमियों से बचने के लिए मियाँ परिवार के साथ मेरे संघर्ष के बारे में पता चलते ही ल्यूरियन हैरान रह गई और उसका दिल टूट गया। उसकी नजरों में हर किसी को प्यार पाने का हक है। हालांकि मीताई के लिए मेरा शुरुआती पीछा करना जुनूनी था, लेकिन मैंने वहां से भागने की पूरी कोशिश की थी। फिर भी मीताई ने मुझे छोड़ा नहीं। इसके अलावा इस सारी गंदगी की जिम्मेदारी सीधे काई पर जाती है। एक छोटी सी जांच उसके सच्चे प्यार की गंदगी को उजागर कर देती। अफसोस, वह अपने खुद के भ्रमित रोमांस में अंधी थी। यह सोचकर ल्यूरियन की आंखों में एक मूर्ख के प्रति तिरस्कार झलक उठा। उसने पूरी फाइल को आग में डाल दिया और देखते ही देखते वो दस्तावेज राख हो गए, बिना किसी निशान के। इन सबसे बेखबर मैं रोजा के सामने फॉर्मल कपड़ों में खड़ा था, उलझन में था कि क्या पहनूं। हालांकि मेरे पिता ने मेरे लिए मंगेतर तय की थी, लेकिन इंग्लैंड आने के बाद से मैं उससे नहीं मिल पाया था। जब मैं यहां आया, मेरी सेहत बहुत खराब थी और मुझे रिकवर करने के लिए लंबे आराम की जरूरत थी। उस दौरान उसने मुझे तोहफे और लोग भेजे, लेकिन यह हमारी पहली आधिकारिक मुलाकात थी। मैंने उसकी तस्वीरें देखी थीं, लेकिन मुझे उसके स्वभाव का अंदाजा नहीं था, इसलिए मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा था। किसी भी गलती से बचने के लिए अंत में मैंने एक शानदार सूट चुना। उसका गहरा चारकोल रंग एक शांत, संयमित ऊर्जा बिखेर रहा था और फिटिंग मेरे पोस्चर पर जच रही थी। एक साधारण टाई के साथ, येलो की मगर क्लासिक था। मैंने अपने बालों को सेट करने में भी एक्स्ट्रा मेहनत की ताकि मैं शार्प दिखूं। जैसे ही मैं दरवाजों से गुजरा, मैंने उसे महल की खिड़कियों के पास देखा। मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी वह महिला, अगर मेरा अतीत एक जमे हुए गड्ढे की तरह था, तो लियू रुई यान वसंत की पहली धूप जैसी थी। सच कहूं, मुझे शुरुआत में उनके खानदानी बैकग्राउंड के बारे में मां के दावों पर यकीन नहीं था। मैंने लियू परिवार के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी पूछताछ की। सार्वजनिक रिकॉर्ड को एक शब्द में कहा जाए तो वो अराजकता है। जबकि लियू रुई यान की सीधी लाइन पारंपरिक थी, साइड शाखाएं पूरी तरह से उलझी हुई थीं, नाजायज बच्चों से भरी हुई। इसके अलावा लियू रुई यान जिस शाखा में रहती थी, वहां इतने सारे भाई बहन थे कि कोई गारंटी नहीं ले सकता था कि वो प्रभावित नहीं होगी। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच कितनी ओछी थी। बैठते ही लियू रुई यान ने अपना परिचय दिया और बात करते हुए मुझे सूचनाओं की एक फाइल थमा दी। मेरे मन के हर सवाल का जवाब उन पन्नों में मिल गया। पूरी डेट के दौरान वह मेरा ख्याल रखती रही, चाय भरती रही और तमीज से मुझे नैपकिन देती रही। पूरा अनुभव बहुत सुकून देने वाला और स्वाभाविक था। मैंने खुद को उससे 6 साल बड़ी इस महिला को गौर से देखते हुए पाया। उसके फीचर्स कोमल थे, आंखें ईमानदारी और चिंता से चमक रही थीं, और एक मंद मुस्कान उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, ऐसी किसी के साथ पूरी जिंदगी बिता लेना बुरा नहीं होगा। डेट खत्म होते ही लियू रुई यान ने मुझे घर छोड़ दिया। शायद मैं उनसे बातचीत में इतना खो गया था कि मुझे यून एस्टेट के सामने वाली सड़क पर खड़ी वह काली मेबैक कार नहीं दिखी जो झाड़ियों के पीछे छिपी थी, परछाइयों के पीछे छिपकर खड़ी थी। कार की काली खिड़कियों के पीछे 2 गहरी खाली आंखें सीधे उस मसेराती गाड़ी पर टिकी थीं जिसमें मैं सवार था। पूरे 3 महीनों में यह पहला मौका था जब मिकाई ने मुझे दोबारा देखा था।
जिस दिन वह कड़वा सच सामने आया, मिकाई को यह हकीकत स्वीकार करने में एक पूरा हफ्ता लग गया कि जिसे वह नफरत की नजरों से देखती थी वह एक साजिश का शिकार था, जबकि उसका लाडला फेंगयुआन ही असली कातिल था। शुरुआत में मिकाई इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाई। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बचपन का दोस्त, जिसे हर कोई पूछता था, बंद दरवाजों के पीछे एक बेरहम राक्षस निकला। अस्पताल में होश में आने के बाद फेंगयुआन ने अपना सारा वक्त उसके पैरों में बैठकर और फफक फफक कर रोते हुए बिताया। सबूत इतने पक्के थे कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। फेंगयुआन ने अब और बहाने बनाने की हिम्मत भी नहीं की। वह मिकाई के सामने बस गिड़गिड़ाता रहा कि उसने जो भी जुल्म किए वे सब सिर्फ प्यार में किए थे, जहां तक उन बाकी पीड़ितों की बात है जिन्हें उसने तोड़कर रख दिया था। मिकाई के बाकी चाहने वालों के साथ भी उसने यही घिनौनी हरकतें की थीं। उसका वहम था कि कोई और उसकी अपनी महिला को देख भी न पाए, इसलिए फेंगयुआन ने उन सबको रास्ते से हटाने का जिम्मा खुद उठा लिया। घिनौना मिकाई के मुंह से बस यही एक शब्द निकल पाया। फेंगयुआन के उस शर्मनाक कबूलनामे के बाद उसे खुद पर शक होने लगा था। क्या सामने खड़ा शख्स वही फेंगयुआन है? क्या वही चमकता सितारा जिसकी यादें उसने दिल में संजो रखी थीं? उस रात मी और फेंग परिवार में कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाया। फेंग परिवार इस घोटाले को रफा दफा करना चाहता था। आखिरकार अमीरों की इस दुनिया में किसी के हाथ पूरी तरह साफ नहीं होते। खुद मां फेंग ने अतीत में कई रखेलों को ठिकाने लगाया था, इसलिए उन्होंने फेंगयुआन की क्रूरता को अति उत्साह कहकर नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी फेंगयुआन इसकी भारी कीमत चुका चुका था। वह इसकी वजह से अपनी जान गंवाते गंवाते बचा था। हालांकि मी परिवार ने जिद पकड़ ली कि मिकाई फौरन फेंगयुआन से तलाक ले। आखिरकार मी परिवार कभी भी उस इंसान को अपनी बेटी का पति नहीं रहने देना चाहता था जिसके सिर पर कई जानें थीं। दोनों परिवारों के बीच बहस छिड़ी ही थी कि तभी पुलिस ने आकर फेंगयुआन को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया। रातों रात मी परिवार इंटरनेट पर छा गया। कभी सबका सपना मानी जाने वाली वह जोड़ी टूट चुकी थी। पति सलाखों के पीछे जा चुका था और दुल्हन अस्पताल के बिस्तर पर सिमट गई थी। दोनों परिवार अफरा तफरी के भंवर में फंस गए। लेकिन मिकाई को इन बातों की अब कोई परवाह नहीं थी। उसकी रूह मुझे ढूंढने और माफी मांगने के लिए तड़प रही थी, लेकिन मैं उसके लिए बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। उसने जो भी खोजी टीमें लगाईं, सब खाली हाथ लौटीं। व्यापारिक जगत की वह अजय रानी मिकाई अब हार मानकर बिस्तर पकड़ चुकी थी। वह खिड़की से बाहर शून्य में अपनी बेजान आंखों से ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने उसकी डोर काट दी हो। इस दर्दनाक सन्नाटे में ही मिकाई को अपने गुनाहों की भयावहता का एहसास हुआ। वह एक जल्लाद बन चुकी थी जिसने उस इंसान को नर्क में धकेल दिया जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब भी वह आंखें बंद करती, उसे एक लड़के का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा दिखाई देता। उसे आज भी मेरी मदद के लिए की गई चीखें सुनाई देती थीं। लेकिन तब उसने क्या किया था? उसने अनदेखा करना चुना। उसने सुनना ही नहीं चाहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मिकाई उस विला में लौटी तो वहां सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा पसरा था। अतीत में जब भी वह उस दरवाजे से अंदर आती तो साये से एक लंबा कद उभर आता था जो प्यार से उसका नाम फुसफुसाता था। तब वह उसे देखकर मुस्कुराती और हंसी मजाक करती थी। कभी कभी उसके दोस्त मजाक में कहते कि मैं उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक बाल दुल्हन जैसा हूं जिसे वह बड़ा कर रही है। पार्टियों में अगर कोई उससे पूछता कि क्या मेरे लिए उसके दिल में कोई चाहत है तो वह फौरन और सख्ती से मना कर देती। 10 साल का अंतर उसे मुझे सिर्फ एक नादान बच्चा समझने पर मजबूर करता था। वैसे भी उसका दिल तो हमेशा से फेंगयुआन का था। पहली नजर में ही उसने तय कर लिया था कि वही उसकी किस्मत है। और जब भी वह मेरी आंखों में देखती और कोई चमक उसे महसूस होती तो वह उसे तुरंत खारिज कर देती। अब उस खाली विला में वह जैसे किसी के साये में मेरे कमरे की तरफ खिंची चली आई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेरे जाने के वक्त था। उसे लगा जैसे किसी भी पल मैं किसी कोने से कूदकर उसे डरा दूंगा। मिकाई दहलीज पर एक अनंत काल तक खड़ी रही, फिर अंदर कदम रखा। उसने कुछ खास नहीं किया, बस कमरे के हर कोने में अपनी नजरें घुमाती रही। हर कदम पर मेरी चीजें उसे पुरानी यादों के भंवर में ले जा रही थीं। मेज पर पहुंचकर उसने दराज खोली। यह जगह कभी मेरे प्यार से भरी होती थी, अब वहां सिर्फ खालीपन था। उसे उन प्रेम पत्रों के टुकड़ों की याद आई और मेरे उन आखिरी शब्दों की गूंज सुनाई दी कि मैं अब उससे प्यार नहीं करता। एक तेज टीस ने उसके दिल को मरोड़ कर रख दिया। वह दर्द के मारे दोहरी हो गई। उसने अपनी उंगलियों से दराज का किनारा ऐसे पकड़ा कि उसके पोर सफेद पड़ गए। आखिरकार जब दर्द कम हुआ तो एक अजीब से एहसास ने वहां जगह बना ली। तभी उसका असिस्टेंट हांफते हुए अंदर आया। मुझे वह मिल गया। मिकाई अपना कंफ्यूजन छोड़कर फौरन यूके के लिए निकल गई और मेरी हवेली के गेट पर जा खड़ी हुई। वह मुझे देखने के लिए, मेरी माफी मांगने के लिए तरस रही थी।
आधे महीने से वहां रहने के बावजूद वह हवेली के अंदर तक नहीं जा सकी, जबकि नौकर उसे ऐसे घूरते थे जैसे वह कोई जानी दुश्मन हो। इसका कारण तो एक बच्चा भी समझ सकता था। कोई चारा न देख वह आज तक बाहर ही मंडराती रही। जब उसे मैं नजर आया तो उसकी आंखों में खुशी की एक चमक दौड़ गई। उसने फौरन कार का दरवाजा खोला। मेरा नाम उसकी जुबान पर था, लेकिन अगले ही पल वह स्तब्ध होकर वहीं जम गई। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला, एक लंबी सुंदर लड़की मेरे करीब आई और प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। मिकाई के हाथ से तोहफा जमीन पर गिर गया और उसके सीने में एक ज्वालामुखी सा भड़क उठा। दूर से वह जानी पहचानी आवाज सुनकर मेरा पूरा शरीर अकड़ गया और एक गहरा डर मेरी रूह को सुन्न कर गया। मैं उस आवाज को बखूबी पहचानता था। वह जब भी मुझे ऐसे पूरे नाम से बुलाती थी तो समझो तूफान आने वाला है। मेरे कांपते हुए बदन को भांपकर लियो रियन की आंखों में एक कातिलाना चमक आई। उसने फौरन प्यार से मेरी पीठ थपथ पाई और मुझे वापस कार के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने मेरा हाथ दबाया। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। कार का दरवाजा बंद होते ही लियो रियन ने अपनी नफरत छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वह शिकारी की फुर्ती से मुड़ी और मिकाई के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। अतीत में मिकाई इस हमले से आसानी से बच जाती, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह असहाय होकर गिर पड़ी। फर्श पर घिसटती हुई उठने की कोशिश करती रही। मूसलाधार बारिश में लियो रियन ने बटलर से छाता लिया और नीचे गिरी मिकाई को शाही उदासीनता से देखा। उसकी वह खाली नजरों ने मिकाई के गर्व को तलवार की तरह जख्मी कर दिया। बिजली कड़की और लियो रियन छाता समेटकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हवेली के अंदर गई और लोहे के भारी गेट बेरहमी से बंद हो गए, जिसने दो दुनियाओं के बीच की कड़ी हमेशा के लिए तोड़ दी। मिकाई अचानक वहां क्यों आई थी, मैंने इस बारे में सोचना भी मुनासिब नहीं समझा। जब से मैंने मिकाई से दूरी बनाई, वह मेरे लिए एक अजनबी बन गई थी। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी मौजूदा जिंदगी को खुशियों से जीना। लियो रियन भी यही महसूस करती थी। शायद यह एक औरत की स्वाभाविक अधिकार की भावना थी, लेकिन वह अपने मंगेतर को किसी दूसरी औरत की तरफ देखने भी नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने आपस में तय कर लिया कि उस मुलाकात का जिक्र कभी नहीं करेंगे। डिनर टेबल पर कपड़े बदलने के बाद यूरियन मेरे करीब बैठ गई और मां के साथ शादी की तारीख तय करने लगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं बस खामोशी से अपना खाना खा रहा था और पूछे जाने पर संक्षिप्त जवाब दे रहा था। यूरियन का ध्यान आधा शादी की व्यवस्थाओं पर और आधा मुझ पर था। कभी वह मेरे लिए झींगा छीलती तो कभी नेपकिन से मेरे हाथ पोंछती। मेरे कान शर्म से लाल हो गए। हालांकि डेट के दौरान वह ऐसे ही मेरी सेवा करती थी, पर फिर भी मुझे बहुत संकोच हो रहा था। अतीत में मां मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब मैं 6 साल का था वो विदेश चली गई। तब नन्हे मुझे मिकाई ने अपने पास रखा था। मिकाई ने मुझे अपने तरीके से लाड़ तो लड़ाया, लेकिन रोजमर्रा के छोटे कामों के लिए वह मुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। जब तक मैं मौत के कगार पर न होता, मिकाई ने कभी मेरी मदद नहीं की। खासकर फेंग युआन के आने के बाद तो मेरा घर में दर्जा खत्म ही हो गया था। अब लियो रियन दूसरी ऐसी महिला है जो मेरी इतनी बारीकी से परवाह करती है। वह मेरे साथ ऐसे पेश आती है जैसे मैं कोई नाजुक शिशु हूं। उसे डर है कि मुझे कहीं खरोंच न लग जाए। मेरा मतलब है, मैं अब पूरी तरह से वयस्क हूं और वह यह सब मां के सामने कर रही थी। मैंने होंठ काटे, लेकिन फिर भी उसके छीले हुए झींगे खा लिए। शुक्रिया के तौर पर मैंने उसे सूप का एक कटोरा परोसा। आराम से, यह गर्म है, मैंने उसे थमाते हुए धीरे से कहा। लियो रियन कुछ पल के लिए ठिठक गई। फिर उसकी आंखें एक प्यारी मुस्कान में बदल गईं। मां ने हम दोनों का प्यार देखा और उनका चेहरा सुकून से खिल उठा। डिनर के बाद मां और लियो रियन स्टडी रूम में चली गईं। आधे घंटे बाद लियो रियन मुझे गुड नाइट कहने के लिए बाहर आई। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। तकनीकी रूप से यह हमारी पहली असली मुलाकात थी, लेकिन मुझे उसका जाना कुछ अजीब लग रहा था। फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि मैं यह कैसे कहूं बिना उसे कोई गलत फहमी दिए। लियो रियन ने मेरी हर एक हिचकिचाहट और तड़प को भांप लिया। उसने एक प्यारी सी हंसी बिखेरी और धीरे से मेरा हाथ दबाया। कल मिलते हैं। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने उसे ऊपर देखा। मैं अपनी हैरानी छिपा नहीं पाया। लियो रियन की आंखों में मजाक और गहरा हो गया। एक आखिरी आलिंगन के बाद वह अपनी कार में बैठ गई। मैं तब तक देखता रहा जब तक गेट के पीछे वह ओझल न हो गई। फिर भारी मन से विला लौटा। हवेली के बाहर लियो रियन ने वही माबैक कार देखी। काली खिड़कियों ने ड्राइवर के चेहरे को छिपा रखा था, पर उसने उस पर दोबारा गौर नहीं किया। उसने बस अपनी कलाई की माला से खेलना शुरू किया। अगले 1 महीने में हमारे बीच का तालमेल आसमान छूने लगा। वहीं मिकाई को दर्जनों फोन कॉल्स के जरिए वापस बुलाया गया और वह मुसीबतों के पहाड़ में दब गई। फेंग युआन के जेल जाने के बाद फेंग परिवार ने मी घराने पर जबरदस्त हमला बोल दिया।
उसकी लाड़ प्यार में पली माँ को इतना परेशान किया गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और जब उसके पिता ऑफिस जा रहे थे तो फेंग परिवार की एक गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे वे आईसीयू में पहुंच गए। इस घोटाले के बोझ तले मी परिवार के शेयर पाताल में जा गिरे। जब तक मिकाई ने तबाही को संभाला और इंग्लैंड लौटी, तब तक उसे मेरी सगाई की खबर ने स्तब्ध कर दिया। उसने निमंत्रण पत्र को इतनी जोर से जकड़ा कि वह महंगा कार्ड मुड़कर पिचक गया। कार्ड के सजावटी क्रिस्टल उसकी हथेली में धंस गए और ताजा खून उस खूबसूरत कार्ड को लाल करने लगा। फिर भी वह दर्द के प्रति सुन्न थी। उसने कार्ड को मसलकर एक टेढ़ा मेढ़ा गोला बना दिया। यह हो ही नहीं सकता। मैंने कभी कसम खाई थी कि मैं किसी और से नहीं, सिर्फ उसी से शादी करूंगा। मैं किसी और के साथ कैसे हो सकता हूं? मिकाई गुस्से और शुद्ध पीड़ा का एक उबलता हुआ मिश्रण बन चुकी थी। उसने अपने ड्राइवर को उस विशाल महल की ओर तेजी से गाड़ी भगाने का आदेश दिया, जहां मेरी सगाई का जश्न चल रहा था। ऊपरी मंजिल यून और लियू परिवारों के करीबी लोगों के लिए आरक्षित थी, जबकि निचली मंजिल पर उनके खास बिजनेस पार्टनर थे। मिकाई तो नीचे की मंजिल तक का एक्सेस भी नहीं पा सकी। उसके खौफनाक गुस्से को देखकर गार्ड्स कांप रहे थे, फिर भी वे अपना फर्ज निभाते हुए उसका रास्ता रोके रहे। हमें बेहद खेद है मिस्मी, होस्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका अंदर आना पूरी तरह वर्जित है। मिकाई ने मुख्य गार्ड को एकटक देखा। उसके होठों पर एक आत्म तिरस्कार भरी मुस्कान खेल गई। लगातार चल रहे बर्फीले तूफान के बीच एक पतले कोट में लिपटी मिकाई ने दूसरी मंजिल की ओर देखा। फर्श से छत तक की विशाल खिड़कियों से मैं एक सफेद सूट में लियूरवान की कमर पकड़े नाचता हुआ दिख रहा था। जैसे ही धुन धीमी हुई, हम दोनों ने आतिशबाजी के नीचे एक दिलकश चुंबन साझा किया। वह नजारा मिकाई की आंखों के लिए किसी आरी की तरह चुभा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह कब का मुझे अपना दिल दे चुकी थी। सगाई के इस वक्त तक उसे खुद भी पता नहीं चला कि उसने अपना दिल उस लड़के को सौंप दिया था जो कभी उसके पीछे भागता था, लेकिन वह उस प्यार को एक शर्मनाक गलती मानती रही। उसने इसे अपनी रूह के सबसे अंधेरे कोनों में जबरदस्ती दबा कर रखा था। बार बार उसने उन जज्बातों को कुचला, लेकिन वे और शिद्दत के साथ सामने आ गए। अब वे एक साथ ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। मिकाई को लगा जैसे कोई विशाल हाथ उसके दिल को कुचल रहा है। दबाव इतना ज्यादा था कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी, और उस एक पल के लिए वह सब कुछ छोड़कर अंदर भाग जाना चाहती थी। ऊपर पहुंचकर मेरा हाथ पकड़कर चिल्लाना चाहती थी कि वह मुझसे प्यार करती है, कबूल करना चाहती थी कि वह वही थी जिसने मुझे धोखा दिया, और वह मुझसे माफी मांगकर बस एक मौका मांगना चाहती थी। हालांकि क्रूर हकीकत यह थी कि उसके पैर जमी हुई जमीन से जुड़ गए थे और वह पूरी तरह लाचार हो गई थी। बर्फ उसके बदन को ढंक रही थी, लेकिन तूफान की ठंडक उसके दिल में जमी बर्फ के सामने कुछ भी नहीं थी। वह बस लाचारी में देख सकती थी, जैसे वह लड़का जो कभी उसे जान से बढ़कर पूछता था, आज किसी और के साथ खड़ा होकर मीठी कस्मों के वादे कर रहा था। मेरी आंखों में चमकती वह सच्ची आराधना ऐसी अभिव्यक्ति थी जिसे उसने बरसों से नहीं देखा था। एक धुंधली याद में उसे बहुत समय पहले की एक बरसात की रात याद आई। उस दिन की मूसलाधार बारिश आज के तूफान जैसी ही भारी थी। उनके बीच बस एक बिल्डिंग का फासला था और कांच की एक दीवार। वह और फेंग युआन गर्म विला के अंदर एक दूसरे की बाहों में खोए थे, जबकि मैं पूरी रात मूसलाधार बारिश में घुटनों के बल बैठकर घंटों उनकी नजदीकी देख रहा था। उस रात उसने अपनी आंखों से देखा था लड़के की आंखों की रोशनी निराशा में कैसे डूबी, जब तक कि उसने हार मानकर जमीन पर दम नहीं तोड़ दिया। अब वह खुद इसे महसूस कर रही थी, वही पीड़ा और निराशा जिसे मैं तो महसूस करता था। महल के सामने खड़ा वह बर्फ का पुतला अब मेहमानों की नजरों में आने लगा था। लोग खिड़कियों के पास इकट्ठा होकर गर्म कोको पीते हुए फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि यह कौन सा प्यार का मारा इंसान है जो यहां खड़ा है। आखिरकार वे दो मुख्य पात्र भी विशाल खिड़कियों की ओर खिंचे चले आए। जैसे ही मैंने उस जमी हुई आकृति का चेहरा पहचाना, मुझे हल्का सा झटका लगा, लेकिन उस शुरुआती सदमे के बाद एक उपहास का भाव हावी हो गया। मैंने घर पर उन घोटालों की फुसफुसाहट सुन रखी थी। मिकाई की जो साथी कभी पाक साफ थी, वह बुराई और क्रूरता का पर्याय बन गई थी, और जिस छोटे लड़के को वह नफरत करती थी वही सबसे मासूम निकला। इन दो भूमिकाओं के पूरी तरह पलट जाने ने मिकाई को अपने अतीत की गलतियों की भयावहता का एहसास करा दिया था। यही वजह थी कि वह मुझे ढूंढने के लिए इंग्लैंड आई। इसीलिए इस भारी बर्फबारी के बीच वह अपनी निष्ठा का यह प्रदर्शन कर रही थी। ग्लास पर मेरी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। आखिरकार मैंने बेपरवाही से अपनी नजरें हटा लीं। मेरी आवाज में शुद्ध व्यंग्य था। अगर फेंग युआन का सच सामने ना आता तो शायद मुझे मरते दम तक माफी न मिलती। इंसान ऐसे ही दयनीय होते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक सच उनके मुंह पर ना आ जाए, और जब बहुत देर हो जाती है तब उन्हें अपने नुकसान का एहसास होता है। मेरे पास खड़ी लियूरवान चुप रही, बस मुझे एक गर्म आलिंगन में खींचकर अपनी बिना कहे सहानुभूति दी। एक एक करके महल की लाइटें बुझने लगीं। बर्फ से ढके लॉन में खड़ी लग्जरी कारें एक एक करके चली गईं।
यहां तक कि महल के बाहरी दरवाजे बंद कर दिए गए और बर्फ में ठिठुरती मिकाई के हाथ कुछ नहीं लगा। इस क्रूर तूफान ने मिकाई को वापस तेज बुखार और बेहोशी की हालत में डाल दिया। अपनी धुंधली और अर्धचेतन अवस्था में वह बार बार मेरा नाम पुकारती रही। उसकी पीड़ा को बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसके असिस्टेंट ने रातों रात अपने सारे कनेक्शन का इस्तेमाल किया, बस मुझसे अस्पताल में एक आखिरी मुलाकात की भीख मांगने के लिए। अंत में असिस्टेंट को सिर्फ लियू रुआन के नौकर द्वारा भेजी गई एक रिकॉर्डिंग मिली। अस्पताल के उस ठंडे और खामोश कमरे में मिकाई अकेली बैठी थी। वह अपने हाथ में पकड़ी रिकॉर्डिंग को निहारती रही। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने प्ले बटन दबाया। हल्की सी गड़गड़ाहट के बाद मेरी आवाज कमरे में गूंजी। अगर फेंग युआन का सच सामने न आता तो मुझे मौत के बिस्तर पर भी शायद माफी न मिलती। इंसान वाकई बहुत दयनीय होते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक सच उनके मुंह पर ना आ जाए और बहुत देर हो जाने पर अपने नुकसान को समझते हैं। लेकिन मुझे ऐसे देरी से आए पछतावे की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अतीत को खोदने की कोई इच्छा नहीं है, न ही मिकाई के साथ कोई रिश्ता रखने की। ऐसा करना मुझे केवल अनावश्यक दुखी देगा। इसका कोई मकसद भी नहीं है। हम कभी दोबारा न मिलें, ताउम्र एक दूसरे को कभी न देखें। हमारे लिए यही सबसे बेहतर अंत है, बस कुछ छोटे और ठंडे वाक्य। फिर भी मिकाई ने उसे तब तक बार बार सुना जब तक शब्द अपना अर्थ न खो बैठे। वह हताश होकर उसमें कोई नकलीपन ढूंढती रही, पर वह मेरी आवाज के लहजे को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वह तुरंत समझ गई कि ये मेरे असली शब्द थे। किसी भी तरह की जालसाजी की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर अक्षर एक नुकीले कांच जैसा था जो उसे बता रहा था कि अब मुझमें उसके लिए कोई प्यार नहीं बचा है। और इससे भी बुरा यह कि उस आवाज में अब नफरत का भी कोई अंश नहीं बचा था। मेरे सपाट और उदासीन लहजे ने मिकाई को आखिरी चोट दी। हार मान लो, अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचा। धड़ाम, उसने गुस्से में वॉइस रिकॉर्डर को फर्श पर पटक दिया। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वह सीने को पकड़े भारी सांसें लेने लगी। हंगामा सुनकर असिस्टेंट अंदर आया और यह मंजर देख घबरा गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मिकाई बिस्तर से दहाड़ी बाहर निकलो। दरवाजा एक बार फिर जोर से बंद हो गया। मिकाई पूरी तरह निराशा में बिस्तर पर गिर गई। उसकी नजरें पूरी तरह अतीत के सायों में डूबी थीं। यह जानकर कि रिकॉर्डिंग मिकाई तक पहुंचा दी गई है, सोफे पर लेटी लियू रुआन के होठों पर मुस्कान आ गई। वह मुस्कान वसंत की हवा जैसी ताजा थी और जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आया, मैं खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। इतने अच्छे मूड का क्या कारण है? लियू रुआन मेरा स्वागत करने के लिए झट से खड़ी हुई। आगे बढ़कर उसने मेरा हाथ थामा। बस एक मामूली सी बात थी। मैंने विस्तार में नहीं पूछा, बस उसके पास सोफे पर बैठ गया। लियू रुआन के पतले हाथ मेरे चारों ओर लिपटे थे और उसका गाल मेरे गाल से सटा हुआ था। उसकी गर्म सांसें मेरे कान के पास महसूस हुईं, जिसने मुझे अनजाने में एक सिहरन दे दी। मेरा अवचेतन मन खुद को दूर खींचना चाहता था, लेकिन लियू रुआन अचानक शरारती हो गई। उसने चिढ़ाते हुए मेरे कान में धीरे से फूंक मारी। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहता था। मैंने बस स्वाभाविक रूप से लियू रुआन को करीब खींचा और गहराई में डूबता चला गया। चुंबन आखिरकार लंबा खिंचकर खत्म हुआ। कदम दर कदम हम ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। बाहर नौकरों ने स्थिति देखी। उन्होंने सिर झुकाए और चुपचाप पीछे हट गए, क्योंकि चांद बादलों की चादर के पीछे छिप गया था। अगली सुबह जब लियू रुआन तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा कि एक नौकर अजीब भावों के साथ उसे देख रहा है। मिस, सामने वाले गेट पर तोहफों का ढेर लगा है। वे कहते हैं कि ये सज्जन के लिए हैं। हालांकि लियू रुआन और मेरी सिर्फ सगाई हुई थी, लेकिन जब से मैं लियू एस्टेट में आया, उसने सबको मुझे सज्जन कहकर बुलाने का आदेश दिया था। यह सुनकर लियू रुआन तुरंत समझ गई कि ये तोहफे किसने भेजे हैं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, सब वापस भेज दो और पक्का कर लेना कि सज्जन को इस बारे में एक शब्द भी पता न चले। नौकर ने आदेश का पालन किया और उन बेकार के तोहफों को हटाने चला गया। जब मिकाई को पता चला कि उसके सारे तोहफे ठुकरा दिए गए हैं तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपने स्टाफ को तोहफे भेजते रहने को कहा। ठीक तभी जब लियू रुआन ने सोचा कि ये तोहफे सिर्फ लियू आवास पर भेजे जाएंगे, मिकाई खुद गाला में पहुंच गई। यह लियू परिवार द्वारा आयोजित एक बड़ा दावत था, जो लियू रुआन के आधिकारिक मंगेतर के रूप में मेरा पहला प्रदर्शन था। सामाजिक दायरे में काले और सुनहरे सूट में हम एक पावर कपल लग रहे थे। मेरी बीच वाली उंगली पर चमकती पेंस कैरेट की रूबी लियू रुआन की तरफ से मेरे 35वें जन्मदिन का तोहफा थी, जिसने पूरे बॉलरूम में ईर्ष्या की लहर फैला दी। जैसे ही मैं लियू रुआन का हाथ थामे बाहर आया, मैं हर मेहमान की नजरों का केंद्र बन गया, जिसमें अंधेरे कोने से देख रही मिकाई भी शामिल थी। भीड़ के बीच उस चमकती मुस्कान वाले लड़के को देखकर उसके चेहरे पर पछतावे की कड़वाहट छा गई। वह लगभग पूरी तरह भूल चुकी थी कि उसे आखिरी बार मुझे सच में खुश देखे कितना समय बीत गया था। बहुत समय पहले मैं हमेशा हंसता रहता था,
मेरी मुस्कान में एक शक्तिशाली और संक्रामक ऊर्जा थी। मिकाई का मूड चाहे कितना भी खराब हो, मेरे हंसमुख चेहरे की एक झलक ही उसकी दुनिया को रोशन कर सकती थी। लेकिन जब से उसने फेंग युआन के लिए मेरे जज्बातों को बेरहमी से ठुकराया था, मैं उसके सामने सिर्फ एक डरा हुआ साया बन गया था। गिफ्ट बॉक्स पर उसकी पकड़ अचानक मजबूत हो गई और अंदर का नाजुक सामान लगभग कुचल गया। इस शाम के मेहमानों के तौर पर सबने मिस्टर लियू को तोहफे देने के लिए उमड़ पड़े। आखिरकार मिकाई ने हिम्मत जुटाई और हमारी ओर चली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लियू रुआन ने बाजी मार ली और मुझे दूसरी मंजिल पर बने निजी वीआईपी बॉक्स में ले गई। युनमो, मिकाई के चेहरे पर घबराहट छा गई और वह हमारा पीछा करने की हताश कोशिश करने लगी। तुरंत दो भारी भरकम बॉडीगार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया, जबकि लियू परिवार का बटलर भी उसे रोकने के लिए सामने आ गया। मिस मिकाई, इंसान की अहमियत उसके आत्मसम्मान में होती है। आप जानती हैं कि आपने हमारे सज्जन के साथ क्या क्या जुल्म किए हैं। सच तो यह है कि हमारी मिस ने अब तक कोई और बदला नहीं लिया। यह आपकी प्रतिष्ठा पर एक बड़ा एहसान है। बटलर के शब्द मिकाई के चेहरे पर एक के बाद एक अदृश्य और चुभने वाले तमाचों जैसे थे। इस अपमानजनक दृश्य ने तुरंत आसपास के मेहमानों में उत्सुकता पैदा कर दी। कुछ करीबी लोग जो मीताई और मेरे इतिहास को जानते थे, वे दूसरों को इस बारे में अपमानजनक बातें बताने लगे। हर शब्द मीताई के अंधेपन का मजाक उड़ाने वाली एक तीखी चोट जैसा था। स्थिति को हाथ से बाहर होते देख दावत के मेजबान ने हस्तक्षेप किया और मीताई को विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कार्यक्रम स्थल से जाने के लिए कहा। मेरे काई का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। अपनी गलती का एहसास होते ही उसके पास वहां से हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके पीछे गूंजती तालियों की आवाज उसकी दयनीय और अपमानजनक स्थिति को और उजागर कर रही थी। दूसरी मंजिल के वीआईपी स्वीट में लियू रुआन मुझे खुश करने के लिए मेरी बाहों में सिमट आई। वह अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रही थी। अगर उसे पता होता कि मीताई वहां आएगी तो वह मुझे इस गाला में कभी न लाती। अगर हमें जाना जरूरी भी होता तो वह मीताई को पहले ही जबरदस्ती वहां से हटवा देती। बदकिस्मती से मीताई मुझे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही थी। उसने सिर्फ अपने घरेलू कामकाज को ही प्रोफेशनल मैनेजरों को नहीं सौंपा, बल्कि अपना शेड्यूल खाली करने के लिए बहुत कुछ किया। उसने यहाँ इंग्लैंड में रहने के लिए एक स्थायी घर भी खरीद लिया था। ऐसा नहीं था कि लियू रुआन के पास उसे कुचलने के साधन नहीं थे, लेकिन मीताई तकनीकी रूप से मेरी बड़ी थी, जिसने सालों तक मुझे पाला था। इसी वजह से लियू रुआन आसानी से उस पर हमला नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि मीताई के आने पर मेरी मां ने लियू रुआन को बस उसकी मौजूदगी को अनदेखा करने की सलाह दी थी। अतीत को वहीं दफन रहना चाहिए जहां वह है। सबसे बेहतर भविष्य वही है जहां किसी का किसी पर कोई कर्ज न हो। मैं लियू रुआन के अंदर के तनाव को महसूस कर सकता था, लेकिन मेरा बात करने का मन नहीं था। मैंने बस उसके हाथ को चुपचाप दबा दिया। हम प्राइवेट बॉक्स की भारी चुप्पी में तब तक बैठे रहे जब तक कि आसमान में पहली आतिशबाजी शुरू नहीं हुई। पिछली घटना से सबक लेते हुए लियू रुआन ने जब मेरा जन्मदिन प्लान किया तो उसने हर रास्ते पर दर्जन भर गार्ड तैनात कर दिए ताकि मीताई फिर से पार्टी में घुसपैठ न कर सके। हैरानी की बात थी कि मीताई इस बार कहीं नजर नहीं आई। जब लियू रुआन को बटलर की रिपोर्ट मिली तो उसकी आंखों में उलझन थी, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा डर बना रहा। उसने बटलर को सुरक्षा घेरा सख्त बनाए रखने का आदेश दिया। यह जन्मदिन का जश्न बेहद भव्य था। लियू रुआन ने पूरे यूके के हर डिजिटल बिलबोर्ड को किराए पर ले लिया था ताकि जन्मदिन के ट्रिब्यूट को प्रसारित किया जा सके, और महल को शानदार आतिशबाजी से घेर लिया जैसे ही मैं मोमबत्तियां बुझाऊं। रात के आसमान को रोशन करने के लिए साथ ही पूरे महल को मेरे पसंदीदा ताज़ा फूलों और चमकते हीरों से सजाया गया था। मेहमानों के तोहफे पहाड़ की तरह जमा हो गए थे, जो लगभग कस्टम मेड महल के केक की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। जन्मदिन की पार्टी का मुख्य आकर्षण तब आया जब लियू रुआन ने मुझे हार्ट ऑफ ट्रू लव घड़ी भेंट की, जिसे उसने नीलामी में जीता था, जो एक महान घड़ी थी। हमने एक साथ केक पर जलती मोमबत्तियां बुझाईं। जिस पल आग गायब हुई, महल के बाहर पटाखों की बौछार रात में फूट पड़ी। इस आतिशबाजी ने आसमान को देर तक रोशन रखा। जैसे ही जश्न धीरे धीरे खत्म हुआ, मेहमान छोटे छोटे समूहों में जाने लगे। लियू रुआन और मैं एक आदर्श मेजबान के रूप में उन्हें विदा करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, अनगिनत ड्रोन्स हवा में उड़ने लगे और एक तेज रोशनी से चमकने लगे। जैसे ही उन्होंने जटिल पैटर्न बनाए, मैंने सहज ही लियू रुआन की ओर देखा, यह पूछने के लिए कि क्या यह उसका एक और सरप्राइज है। हालांकि लियू रुआन ने उलझन में सिर हिला दिया। उसी पल जो मेहमान अभी नहीं गए थे, वे हैरानी से चिल्लाने लगे, ओ माय गॉड, यह कितना शानदार है। ड्रोन का फॉर्मेशन यह एक भव्य इजहार की तरह लग रहा है। कितना रोमांटिक है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, लियू रुआन और मेरे चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। हमने सहज ही ऊपर ड्रोन्स की हलचल को देखा। मैं जितना देखता गया, वे पैटर्न उतने ही जाने पहचाने लगते गए और मेरा चेहरा डर से फीका पड़ने लगा। शुरुआती सीक्वेंस में मेरा सिलुएट दिख रहा था, लेकिन बीच में वह मुझे और एक और महिला को दिखाने लगा।
हालांकि बाकी मेहमान उस महिला को नहीं पहचान पाए, मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह मिताई थी। मेरा दिमाग बुरी तरह सुन्न हो गया। क्या वह वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी? जबकि बिलबोर्ड्स पर चल रहे जन्मदिन के विज्ञापन बंद कर दिए गए थे। फिर भी बालकनियों पर भीड़ थी जो अंदर जाने को तैयार नहीं थी, और अब मीताई यह रोमांटिक ड्रोन इजहार कर रही थी। मैं पहले ही सुर्खियां देख सकता था। कल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पूरी तरह पागलपन वाले होने वाले थे। मेरे बगल में लियू रुआन भी उसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी। मैं उसका आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जेंटलमैन था। अब मेरे जन्मदिन पर किसी और महिला द्वारा प्यार का इजहार करने से तबाही मचना तय था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने तुरंत बटलर को ड्रॉन्स मार गिराने का आदेश दिया। साथ ही उसने मुझे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं इस स्कैंडल को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी। यह कहकर उसने अपने स्टाफ से मुझे घर भेजने को कहा, जबकि वह एक हाई परफॉर्मेंस सुपरकार में बैठ गई। वह काली मशीन रात के अंधेरे में दहाड़ते हुए गायब हो गई। इस बीच लंदन के दूसरी तरफ मिकाई एक गगनचुंबी इमारत की छत पर खड़ी होकर ड्रोन शो की चमक देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी तन्हाई थी। एक जमाना पहले मियां परिवार में शामिल होने के बाद मेरी पहली ख्वाहिश अपने जन्मदिन पर ड्रोन लाइट शो देखने की थी। ऐसी छोटी सी ख्वाहिश मिकाई ने बिना झिझक के पूरी की थी। उस दिन के बाद से मेरे हर जन्मदिन पर उसने सुनिश्चित किया कि मेरी कोई भी ख्वाहिश अधूरी न रहे, जब तक कि बाद में जब मेरे एहसास उसके लिए एक जुनूनी प्यार में बदल गए। वह पहली बार था जब उसने इस परंपरा को तोड़ दिया। आसमान में कोई ड्रोन नहीं थे और उसने तो मेरे जन्मदिन को एक्नॉलेज तक नहीं किया।